जब इंसान को अपने आसपास की चीजें समझ में आने लगी तो उसका जीवन धीरे धीरे बेहतर होता गया। लेकिन जिस वक्त उसने आसमान की ओर ऊपर देखा और उसने देखा कि आसमान में अलग ही दुनिया है और इस दुनिया में सूरज, चांद और तारे मौजूद हैं, तब से ही इंसान के मन में ये सवाल जाग उठा कि वे उस दुनिया का भी पता लगाए। इतिहास में कई सारे बड़े बड़े फिलोसोफर्स ने इस रहस्यमय दुनिया को समझने की कोशिश की थी। वैज्ञानिकों के साथ साथ अलग अलग धर्मों ने भी यूनिवर्स के बनने के बारे में अपने अपने विचार रखे, लेकिन अब तक कोई भी इन सवालों का पक्का जवाब नहीं दे पाया है। लेकिन विज्ञान इन सवालों से जुड़ी कई सारी चीजों को सामने लाया है और हमें कुछ हद तक इन सवालों के जवाब मिलने लगे। विज्ञान की सहायता से धीरे धीरे हमें इसके बारे में और जानकारी होने लगी और हम इन सवालों के जवाबों के और करीब पहुंचने लगे। 20वीं सदी में धीरे धीरे हमें इन सवालों के जवाब मिलने लगे। हमें ये पता लगने लगा कि आखिरकार इस दुनिया में क्या छुपा है। हमें पता लगने लगा कि हमारे अलावा भी दुनिया में कई सारे अलग अलग प्रकार के ग्रह मौजूद हैं। किसी ग्रह पर आग की नदियां बहती हैं तो कहीं दिन कभी होता ही नहीं है। कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जहां जमीन पर पैर रखना भी संभव नहीं है, तो कुछ ऐसे ग्रह हैं जहां पर अपना पैर उठाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस राज का पता लगाने के लिए इंसान ने कई सारे सैटेलाइट भी भेजे। इंसान खुद भी स्पेस में जाकर यूनिवर्स की इस दुनिया का और गहराई से पता करने की कोशिश करने में लगा हुआ है। लेकिन ये दुनिया इतनी छोटी नहीं है कि उसका जवाब इतनी आसानी से मिल जाएगा। हमारी कल्पना से भी बहुत आगे तक फैली हुई इस दुनिया का जवाब पाने के लिए हमें और कई सारी कोशिशें करनी होंगी। लेकिन अब तक हम जितने सवालों के जवाब ढूंढ पाए हैं, आपको उनके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है। तारों, अंतरिक्ष और यूनिवर्स की इस दुनिया के बारे में जानने को एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। एस्ट्रोफिजिक्स की एक बड़ी दिक्कत यह है कि ये काफी मुश्किल होती है और इस वजह से इसे समझने के लिए आपको साइंस का अच्छा खासा ज्ञान होना चाहिए। एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी के साथ नील टायसन द्वारा लिखी गई इस किताब के टाइटल से ही आपको पता लग गया होगा कि इस किताब में आपको एस्ट्रोफिजिक्स से जुड़े हर सवाल का जवाब बहुत ही आसान भाषा में मिलेगा। इस बुक समरी को सुनकर आप इन सभी सवालों के जवाब तो पाएंगे ही, और साथ ही साथ आप भी यूनिवर्स और इस दुनिया के बारे में नए सवाल भी सोच पाएंगे। सबसे खास कहानी। किस्से कहानियां आज से नहीं बल्कि सदियों से हमारे बीच रहे हैं। कुछ किस्से राजाओं की लड़ाई के होते हैं तो कुछ किस्से परियों के बारे में होते हैं, लेकिन एक ऐसी कहानी है जो अब तक की सबसे खास कहानी है। वो खास इसलिए है क्योंकि उस कहानी से हमें ये पता लगता है कि आखिरकार हम बने कैसे और कैसे हमारी ये दुनिया बनी जिसमें आज हम सब मौजूद हैं। इस कहानी में बताया गया है कि करीब 14 बिलियन साल पहले इस पूरे यूनिवर्स की एनर्जी एक जगह पर इकट्ठी थी और ये जगह इतनी छोटी थी कि एक सुई की नोक भी उस जगह से हजारों गुना बड़ी थी। इतनी छोटी सी जगह पर जब इतनी ज्यादा एनर्जी इकट्ठी होकर रह रही थी तो वहां पर तापमान बहुत ज्यादा था। अंत में इस छोटी सी जगह पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और ये विस्फोट ही हमारे इस पूरे यूनिवर्स के बनने का कारण बना। इस विस्फोट का नाम है बिग बैंग। इसी विस्फोट के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटी और न्यूक्लियर फोर्स बनी और इन्हीं अलग अलग प्रकार की फोर्सेस से हमारी ये दुनिया कायम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आज अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स को आपस में बने रहने के लिए काम करती है और ग्रेविटी की मदद से बड़े बड़े ग्रहों और मैटर का निर्माण हुआ और उसी वक्त ब्रह्मांड में पहली बार समय का चलना शुरू हुआ। ये सारी एनर्जी धीरे धीरे मैटर में बदलने लगी। मैटर यानी कि वो चीजें जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं और कई सारी ऐसी चीजें जिन्हें हम नहीं देख पाते हैं। हर वो चीज जो कुछ जगह घेरती है मैटर कहलाती है। इसमें पहाड़, समंदर जैसी बड़ी बड़ी चीजों से लेकर चींटी, वायरस और बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीव और अन्य चीजें भी शामिल हैं। इसमें हवा भी शामिल है जिसे हम देख नहीं सकते हैं। आइंस्टीन के एनर्जी इक्वेशन के आधार पर हम एनर्जी के मैटर में बदलने के इस प्रोसेस को समझ सकते हैं। इस बड़े विस्फोट के साथ कई सारे मूल पार्टिकल्स का भी निर्माण हुआ जिसमें बोसॉन पार्टिकल और लेप्टॉन पार्टिकल शामिल हैं। बोसॉन पार्टिकल के बारे में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था। उन्होंने कहा था कि जिस प्रकार एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसी प्रकार इन तीनों से भी छोटे कुछ कण होते हैं और इन पार्टिकल्स का नाम बाद में बोसॉन पार्टिकल रखा गया था। बिग बैंग के होने के ठीक बाद धीरे धीरे पूरा यूनिवर्स ठंडा होने लगा। अब वो पहले की तरह इतना गर्म नहीं था और यूनिवर्स लगातार फैल रहा था। इसमें कुछ बड़े तारे बने जिनका तापमान बहुत ज्यादा था। इन तारों में हमारा सूर्य भी शामिल था और इन तारों की सतह पर इलेक्ट्रॉन बन रहे थे।
आने वाले 1 बिलियन सालों तक यूनिवर्स इसी तरह फैलता और ठंडा होता रहा। जैसे जैसे यूनिवर्स ठंडा होता गया, वैसे वैसे नए पदार्थों का निर्माण होता गया। नए तारे और ग्रह बनते गए और तारों और ग्रहों के इस ग्रुप को गैलेक्सी कहा गया था। बिलियन से भी अधिक गैलेक्सी का उस दौरान निर्माण हुआ और हर एक गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे थे और तारों के एकदम सेंटर में परमाणु विस्फोट की तरह बड़े बड़े धमाके हो रहे थे। इन विस्फोट से नए नए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बन रहे थे। बिग बैंग के करीब 9 बिलियन साल के बाद हमारा सूर्य बना। इसके साथ साथ अब कई सारी गैस भी बनने लगी, जिसमें ऑक्सीजन और ओजोन भी शामिल हैं। धीरे धीरे अलग अलग गैसें बनने लगी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बना और पानी में ही दुनिया का पहला जीव पैदा हुआ। धीरे धीरे ये जीव पानी से जमीन पर आया और उसके बाद का पूरा प्रोसेस इवोल्यूशन में हम पढ़ते हैं। लेकिन बिग बैंग भी हुई थी या नहीं, इसके बारे में किसी के पास भी कोई सबूत नहीं है। कोई भी एस्ट्रोफिजिसिस्ट इस बारे में दावे से नहीं कह सकता है कि यूनिवर्स का निर्माण किसी दूसरी घटना से नहीं हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यूनिवर्स हमेशा से ऐसा ही था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स अकेला यूनिवर्स नहीं है, बल्कि इसी तरह के हजारों लाखों यूनिवर्स मौजूद हैं। इस थ्योरी को मल्टीवर्स की थ्योरी कहा जाता है, लेकिन आज तक हम बिग बैंग को ही सबसे बेहतर थ्योरी मानते हैं, क्योंकि इसके अलावा दूसरी कोई भी धारणा हमें ये नहीं समझाती है कि आखिरकार इस यूनिवर्स का निर्माण हुआ कैसे। धरती और स्वर्ग। सर आइजक न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन का नियम दिया था, तो उससे पहले तक लोगों को लगता था कि धरती पर जो प्रकृति के नियम हम देखते हैं वो केवल धरती तक ही सीमित हैं। धरती से बाहर ऐसे किसी भी प्रकार के नियम नहीं होते हैं, क्योंकि उससे पहले तक लोगों ने ग्रेविटेशन के नियम के बारे में जानकारी नहीं ली थी। जब न्यूटन ने यह कहा कि यह नियम ब्रह्मांड की हर वस्तु पर लागू होता है, तो लोगों ने जल्दी से इस बात को माना भी नहीं था। लेकिन न्यूटन ने आखिरकार ये साबित भी किया कि कैसे ग्रेविटेशन का ये नियम यूनिवर्स में सब जगह एक जैसा है। ग्रेविटेशन का नियम तो एक उदाहरण मात्र है। ऐसी कई घटनाएं थी जो लोगों को लगता था कि वो केवल धरती पर ही होती हैं, जैसे कि सूरज की किरणों का 7 रंगों से मिलकर बना होना। इस बारे में भी लोगों को पता नहीं था। अब आप जरा सोचिए कि उस वक्त अगर कोई व्यक्ति एक प्रिज्म की मदद से सूरज के प्रकाश को 7 रंगों में बांटकर दिखाता, तो लोग कितने हैरान होते। और बाद में वो व्यक्ति धरती पर ही किसी बल्ब से फैली हुई लाइट को भी प्रिज्म से निकालकर ये दिखाता कि इस लाइट से भी 7 रंग पैदा होते हैं। और तब लोगों को ये समझ में आता कि सूरज की लाइट और धरती पर किसी बल्ब की लाइट एक जैसी है। ऐसे में लोगों को फिजिक्स के नियमों पर ज्यादा जल्दी भरोसा होता है। आज हमारी फिजिक्स के नियमों पर भरोसा करने का कारण यही है, क्योंकि हमने कई सारे उदाहरण में ये बात देखी है कि प्रकृति के नियम पूरे यूनिवर्स में एक तरह से काम करते हैं। लेकिन अब एक सवाल जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि फिजिक्स के ये नियम क्या हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी काम करेंगे? क्या हमारी गैलेक्सी के बाहर भी ये नियम काम करेंगे? और इसके बाद क्या एक दूसरे यूनिवर्स में भी ये नियम ऐसे ही काम करेंगे? और इन नियमों का समय से क्या संबंध है? इन सभी बातों के बारे में जानने की इच्छा वैज्ञानिकों के दिमाग में भी आई। एक एक करके हर नियम को अलग अलग ग्रहों और गैलेक्सी के साथ जांचा गया। जब हमने अपने आसपास के तारों को देखा, तो ये समझ में आया कि ये सभी तारे भी उन्हीं केमिकल से बने हैं जिनसे हमारी धरती बनी है। वहां पर भी ग्रेविटी के नियम हैं और फिजिक्स के बाकी नियम भी वहां पर लागू हो रहे थे। और इससे वैज्ञानिकों को यह पता लगा कि अगर भविष्य में हम किसी दूसरे ग्रह पर जाते हैं, तो वहां हमें फिर से नए नियमों को नहीं खोजना पड़ेगा। जो नियम आज हम यहाँ पढ़ रहे हैं, उन्हीं नियमों को हम उन ग्रहों पर भी लागू कर पाएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि किसी ग्रह पर रहने वाले लोग, जिन्हें हम एलियन कहते हैं, उनका कल्चर अलग हो और उनके रहने का तौर तरीका भी अलग हो। अब जब उनके रहने का तौर तरीका हमारे से अलग होगा, जब उनकी भाषा हमसे अलग होगी, तो ऐसे में हम उनसे कैसे बात करेंगे? ये बात हमें समझनी चाहिए। इसके लिए वैज्ञानिकों ने कुछ कोशिशें की थी। साल 1970 में स्पेस साइंटिस्ट ने 2 ऐसे स्पेसक्राफ्ट छोड़े जो सूरज की रोशनी से अपनी ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे, और ये यूनिवर्स में बिना किसी रोक टोक के आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। इन स्पेसक्राफ्ट्स में हमारी धरती के बारे में सारी जानकारी बताई गई है, जैसे कि हमारी धरती किस गैलेक्सी में है, हमारा सूरज कैसा है, हम कहाँ रहते हैं इत्यादि। और इसके साथ साथ उनको भी हम ये बताना चाहते हैं कि हम भी उन्हीं प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं जिनका पालन वो करते हैं, ताकि किसी दूसरे ग्रह पर रहने वाले लोगों को हम बिल्कुल अलग ना लगें। उन्हें इस बात का भरोसा हो जाए कि हम भी उन्हीं की तरह ही यूनिवर्स के कोने में रहते हैं
और उन्हें हमसे डरने की या हमें उनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और चीज जो ब्रह्मांड के हर कोने में एक ही तरह से व्यवहार करती है वो है प्रकाश की गति, यानी कि लाइट की स्पीड। पूरे यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि लाइट की गति से तेज चल सके। अब आप ये कह सकते हैं कि ये तो कोई भी कह सकता है कि लाइट से तेज चलना नामुमकिन है, लेकिन फिजिक्स में हम संभावनाओं पर बहुत ज्यादा बात करते हैं। आज से कई सालों पहले जरूर लोगों ने यह भी कहा था कि इंसान कभी भी उड़ नहीं सकता है। उसके बाद में उसने कहना शुरू किया कि हवाई जहाज कभी भी आम लोगों के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। उसके बाद लोगों ने यह कहना शुरू किया कि हम कभी भी परमाणु बम नहीं बना सकते हैं। तो ये सब चीजें भी शुरुआत में हमें असंभव ही लगी थी, लेकिन लाइट की गति से आगे चलना ये चीज वाकई में असंभव है, क्योंकि अगर हम लाइट की गति से तेज चलने लग गए तो आज हम जितने भी फिजिक्स के नियम देख रहे हैं वो सभी गलत साबित हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं कि लाइट की स्पीड कोई विचार नहीं है, बल्कि ये खुद अपने आप में एक नियम है। अगली चीज जो सारे यूनिवर्स में लागू होती है वो है कंजर्वेशन के नियम, जिनके अनुसार कोई विशेष क्वांटिटी कभी भी बदलती नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। और इसमें सबसे खास है मास के कंजर्वेशन का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन का नियम और एंगुलर मोमेंटम के कंजर्वेशन का नियम। मास का मतलब है किसी चीज का एक तरह से भार या वजन, और मास के कंजर्वेशन से हमारा मतलब है कि अगर कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाए तो उसका द्रव्यमान यानी मास नहीं बदलता है। यहाँ आपको ये बता देते हैं कि भार और द्रव्यमान यानी मास वैसे तो अलग अलग होते हैं, लेकिन आपको आसान भाषा में समझाने के लिए द्रव्यमान यानी मास को हम थोड़ी देर के लिए वजन कहकर बुलाएंगे। दूसरा नियम है एनर्जी कंजर्वेशन का, यानी कि कुल एनर्जी हमेशा निश्चित रहती है। आप एनर्जी को खत्म या पैदा नहीं कर सकते हैं, इसे बस आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। रोशनी का बनना। बिग बैंग की घटना के बाद यूनिवर्स का केवल एक बड़ा काम था, और वो था लगातार विस्तार करना। एनर्जी जब धीरे धीरे कम कंसंट्रेट हो रही थी और हर एक गुजरते लम्हे के साथ यूनिवर्स और बड़ा होता गया, और साथ ही साथ थोड़ा ठंडा भी। अब एनर्जी धीरे धीरे मैटर में बदलने लगी, और अब तक इलेक्ट्रॉन बिना किसी परमाणु का भाग बने लगातार घूम रहे थे। लाखों सालों तक चीजें ऐसे ही चलती रहीं। कुछ फोटोन थोड़ी सी दूरी चलने के बाद ही इलेक्ट्रॉन से टकराने लगते थे। इससे पहले कि आगे बढ़े, हम आपको फोटोन के बारे में बताना चाहते हैं। आपके और हमारे पास जितनी भी तरह की लाइट आती है वो हर लाइट छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। उन कणों को ही हम फोटोन कहते हैं। इन फोटोन के बिना हम किसी भी चीज को देख नहीं सकते हैं। किसी चीज को देखने के लिए इन फोटोन का उस चीज से टकराकर हमारी आंखों तक आना बहुत जरूरी होता है। शुरुआत में जब ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज्यादा थी, तो अगर आप उस वक्त किसी चीज को देखने की कोशिश करते तो देख नहीं सकते थे, क्योंकि जो फोटोन जिस चीज से टकराकर आपके पास आपकी आंखों तक आने की कोशिश करता, उससे पहले ही वो रास्ते में किसी इलेक्ट्रॉन से टकरा जाता। तो इसलिए कहते हैं कि अगर ब्रह्मांड की शुरुआत के दिनों में हम किसी तरह से वहां पहुंच भी जाते, तब भी हम कुछ भी देखने के काबिल नहीं होते थे। धीरे धीरे तापमान और कम होता गया। तापमान कम होने से इलेक्ट्रॉन की घूमने की गति भी कम होती गई, और अब इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे पार्टिकल प्रोटॉन की पकड़ में आने लगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अब साथ साथ होने लगे थे, और वहीं से ही धीरे धीरे एटम का निर्माण होने लगा। यूनिवर्स का तापमान निकालने के लिए हरमन और अल्फा नाम के दो वैज्ञानिकों ने लैब में कोशिश की थी, और उन्होंने वैसी परिस्थितियां बनाने की कोशिश की जो ब्रह्मांड के बनते समय हुई थी, और इसके जरिए उन्होंने उस वक्त ब्रह्मांड का तापमान निकालने की सोची। और इस तरीके से उन्होंने लोगों को आज से करोड़ों साल पहले की एक घटना के भीतर झांकने के लिए मोटिवेट किया। उनके प्रयोग से उन्होंने अंदाजा लगाया कि उस वक्त का तापमान आज के तापमान से कई हजार गुना ज्यादा था। चलिए बात करते हैं यूनिवर्स के एक और बहुत दिलचस्प चीज के बारे में। जब हम यूनिवर्स के बारे में स्टडी कर रहे होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम इतिहास को देख रहे होते हैं। अब आप सोचते होंगे कि भला हम इतिहास कैसे देख सकते हैं, तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि आज जो तारे हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर हैं, उनसे हम तक रोशनी पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। उदाहरण के लिए सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने के लिए करीब करीब 7 मिनट का समय लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब सूरज की ओर देखते हैं तो आप 7 मिनट पहले वाला सूरज देख रहे होते हैं। अगर किसी कारण से सूरज में आज विस्फोट होता है तो आपको वो धमाका 7 मिनट बाद नजर आएगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि जब हम तारों को देख रहे होते हैं तो वास्तव में हम इतिहास को देख रहे होते हैं। और इसलिए ये तारे जो हमें नजर आ रहे हैं उनका तापमान कम होना चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि यूनिवर्स लगातार विस्तार कर रहा है, और विस्तार करने के साथ साथ यूनिवर्स लगातार ठंडा भी हो रहा है।
यानी कि जिस वक्त तारे की सतह से रोशनी निकली थी उस वक्त उसकी सतह का तापमान ज्यादा था, और जब तक वो रोशनी हमारे पास पहुंची तब तक उसकी सतह का तापमान गिरकर थोड़ा कम हो गया होगा। लेकिन जो रोशनी हम तक पहुंची है वो ज्यादा तापमान वाली परतों से निकली हुई रोशनी है, और इसलिए हमें ये मानकर चलना चाहिए कि हमारे पास तारों से जिस तापमान की रोशनी निकलकर आती है वास्तव में तारों का तापमान उससे थोड़ा कम होगा। इसके बाद में बारी आती है ब्रह्मांड की एक ऐसी चीज के बारे में जिसने वैज्ञानिकों के मन में बहुत ज्यादा दिलचस्पी जगा रखी है। इस चीज का नाम है डार्क मैटर। साधारण भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि हम जिस चीज से बने हैं वो सामान्य मैटर है, और इस पर ग्रेविटी का भी प्रभाव होता है, और ये लाइट के साथ भी प्रतिक्रिया करता है। लेकिन डार्क मैटर पर ग्रेविटी का तो प्रभाव होता है, लेकिन ये किसी भी तरह से लाइट के साथ कोई इंटरैक्ट नहीं करता है। इससे पैदा हुई डार्क एनर्जी यूनिवर्स में एक वैक्यूम का निर्माण करती है। इस वैक्यूम के चलते यूनिवर्स और तेजी से विस्तार करता है, क्योंकि दो ग्रहों के बीच लगने वाला ग्रेविटी बल यूनिवर्स को छोटा रखने की कोशिश करेगा। लेकिन डार्क एनर्जी से जो वैक्यूम पैदा होता है वो इतना ताकतवर होता है कि ये ग्रेविटी को भी चकमा देकर यूनिवर्स का विस्तार करता रहता है। गैलेक्सीज के बीच में यूनिवर्स के अंदर सारे तारे हमें ऊपर आसमान की ओर देखने पर एक साथ दिखाई देते हैं। हालांकि इन तारों के बीच की दूरी काफी ज्यादा होती है, लेकिन तब भी जब हम अपनी धरती से उनकी ओर देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये सभी तारे काफी आसपास में हैं, और एक झुंड के रूप में ये एक दूसरे के साथ नजर आते हैं। तारों के इस झुंड को ही हम गैलेक्सी कहते हैं। हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे, जिसे हम आकाश गंगा भी कहते हैं। अगर आप रात में कभी आकाश की ओर देखेंगे और जब आसमान पूरा साफ होगा तो आप पाएंगे कि आकाश में एक तारों की पट्टी नजर आती है। उस पट्टी में तारों की संख्या काफी ज्यादा होती है। यही हमारी मिल्की वे है। ये हमसे 6 लाख लाइट ईयर्स दूर है। लाइट ईयर का मतलब होता है कि किसी जगह पर जाने में प्रकाश को कितना समय लगता है। 6 लाख लाइट ईयर दूर होने का मतलब है कि हमारी धरती से इस आकाश गंगा तक जाने में प्रकाश को 6 लाख सालों का वक्त लगेगा। अब आप समझ सकते हैं कि हमारी मिल्की वे हमसे कितनी दूर है। मिल्की वे के अलावा एक दूसरी गैलेक्सी जो हमारे नजदीक है उसका नाम है एंड्रोमेडा। यूनिवर्स में इन बड़ी बड़ी गैलेक्सी के अलावा कुछ छोटी गैलेक्सीज भी होती हैं, जिन्हें हम ड्वार्फ गैलेक्सी कहते हैं। ये छोटी होती हैं और ये बड़ी गैलेक्सी के पास में पाई जाती हैं। इनके तारों की रोशनी कम होती है। इन सब चीजों से आप एक ड्वार्फ गैलेक्सी को पहचान सकते हैं। इन गैलेक्सी का निर्माण अरबों साल पहले गैसों के कंसंट्रेट होने से हुआ है, और आज हमारे यूनिवर्स में ऐसी करोड़ों गैलेक्सीज पाई जाती हैं। तो चलिए पहले हम इन गैलेक्सी के बनने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। बिग बैंग की घटना के कई सौ अरब सालों के बाद धीरे धीरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों का निर्माण हुआ, और धीरे धीरे ये गैसें एक दूसरे के पास आने लगी। इन गैसों के पास आने से तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ, और ये तारे और ग्रह भी एक दूसरे से पास पास मौजूद थे। ये सब ग्रेविटी के कारण हुआ। एक बड़े तारों के समूह के बीच में एक ऐसी स्ट्रक्चर थी जो इन सबको अपनी ओर खींच रही थी। इससे इन सभी तारों और ग्रहों को एक विशेष प्रकार का बल मिलने लगा, और उस फोर्स की मदद से ये तारे और ग्रह स्ट्रक्चर के चारों ओर घूमने लगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज हमारी धरती सूरज की चारों ओर चक्कर लगा रही है। इसका कारण ये है कि सूरज हमारी धरती से कई गुना ज्यादा बड़ा है, और इसकी वजह से उसकी ग्रेविटेशनल पावर धरती की ग्रेविटेशनल पावर से ज्यादा है, और इस वजह से धरती सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद से सूरज के चारों ओर गोल गोल घूम रही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को समझने के लिए चलिए आपको आपके बचपन की याद दिलाते हैं। बचपन में कई बार आपने एक पत्थर पर धागा बांधकर उसे गोल गोल घुमाया होगा। जब आप पत्थर को गोल गोल घुमाते हैं तो वो पत्थर आपके पास में नहीं आता है, बल्कि वो गोल गोल घूमता रहता है। इसका कारण ये है कि आपने जिस डोरी से पत्थर को बांधा है उस डोरी का टेंशन उस पत्थर पर एक फोर्स लगा रहा है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं, और लगने वाला ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पत्थर को एक गोल रास्ते पर घुमाता है। तो इस तरह से हमारी गैलेक्सी में मौजूद तारे उसके सेंटर में मौजूद स्ट्रक्चर के चारों ओर गोल गोल घूमने लगे। अब आप सोच रहे होंगे कि गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद ये स्ट्रक्चर आखिरकार क्या होती है। तो इस स्ट्रक्चर का नाम है ब्लैक होल। वहीं कुछ गैलेक्सी के बीच में क्वासर नाम की एक संरचना भी होती है। ब्लैक होल और क्वासर दोनों ही बहुत ज्यादा एनर्जी वाली स्ट्रक्चर हैं। क्वासर हमारे पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा एनर्जी रखने वाली स्ट्रक्चर है। इस एनर्जी के चलते इसमें मौजूद सभी तारे इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। ये गैलेक्सी बहुत ही तेजी से यूनिवर्स में घूमती रहती है। हम भी हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के भाग हैं, यानी कि जिस वक्त आप इस किताब की समरी को सुन रहे हैं उस वक्त आप बहुत तेजी से ब्रह्मांड के अंदर किसी दिशा में जा रहे हैं।
ऐसा होने से कई बार दो गैलेक्सीज आपस में टकराती भी हैं। वैज्ञानिकों ने इस बारे में काफी विचार किया कि आखिरकार दो गैलेक्सीज के टकराने पर क्या होता होगा। पहले तो ये कहा गया कि अगर दो गैलेक्सीज आपस में टकराएंगी तो इसमें से जो कमजोर गैलेक्सी होगी वो टूटकर बिखर जाएगी और ताकतवर गैलेक्सी पीछे बच जाएगी। लेकिन बाद में प्रयोगों से ये पता लगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। गैलेक्सीज के तारों के बीच में काफी ज्यादा खाली स्पेस होता है। उस खाली स्पेस में डार्क मैटर भरा होता है। तो जब दो गैलेक्सीज आपस में टकराती हैं तो इस बात के बहुत कम चांसेस हैं कि इन्हीं गैलेक्सीज में मौजूद तारे भी आपस में टकराएंगे और इस तरह से बिना तारों के एक दूसरे से टकराए दोनों गैलेक्सीज आपस में मिल जाती हैं। उनके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल भी अब आपस में मिल चुके हैं। ब्लैक होल के मिलने से और तारों के बीच की जगह कम होने से अब गैलेक्सी और ज्यादा कंडेंस हो चुकी है। इस वजह से इस गैलेक्सी में अब और अधिक तारों का निर्माण होगा। गैलेक्सी में बीच बीच में जो खाली जगह पाई जाती है उसे इंटरगैलेक्टिक स्पेस कहा जाता है। लेकिन हम वहां नहीं जा सकते हैं। इसका पहला कारण है कि वहां पर तापमान इतना कम है कि हम वहां जाते ही मर जाएंगे। दूसरा, हमारे शरीर की कोशिकाएं वहां जाने से तुरंत फट जाएंगी क्योंकि हमारे शरीर का दबाव ज्यादा होगा और बाहरी दबाव बिल्कुल कम होगा। इसके अलावा किसी तरह अगर हम इन चीजों पर काबू पा भी लें तब भी वहां पर हमें बहुत खतरा है क्योंकि इस जगह पर बहुत ही तेज गति से चलते सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे मूल पार्टिकल्स शामिल हैं। इन पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी होती है कि धरती पर आज तक के बनाए गए सबसे ज्यादा एनर्जी वाले पार्टिकल भी इसके सामने बहुत धीमे हैं। तेजी से चलते इन पार्टिकल्स को कॉस्मिक किरणें कहा जाता है और ये लगभग लाइट की गति के बराबर चलते हैं। हालांकि ये प्रकाश की गति से धीमे होते हैं। एक छोटा सा पार्टिकल भी इतनी ऊर्जा रखता है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपको किसी ने एक पत्थर से या आपको किसी ने गोली मारी हो। यानी कि जैसे ही आप इस इंटरगैलेक्टिक स्पेस में जाएंगे आपके ऊपर इन पार्टिकल्स की बौछार होने लगेगी और आपको एक बार के लिए ऐसा लगेगा जैसे कोई आपको गोलियों से भून रहा हो। इस खाली जगह से निकलने वाली इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एनर्जी को हम डार्क एनर्जी कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे और जानेंगे। डार्क मैटर, ग्रेविटी प्रकृति का एक ऐसा फोर्स है जिसके बारे में हम सब काफी कुछ जानते हैं। लेकिन इतना कुछ जानने के बाद भी हमारे सामने कई सारे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं है। इस ग्रेविटी जैसी शानदार चीज को सर आइजक न्यूटन सबसे पहले हमारे सामने लेकर आए और उन्होंने बताया कि दो चीजों के बीच लगने वाला बल गणित की एक इक्वेशन से समझा जा सकता है। न्यूटन के करीब 150 साल बाद एक और बहुत ही जीनियस व्यक्ति आए जिन्होंने इसी ग्रेविटी को कुछ और बदलाव के साथ हमारे सामने पेश किया और वो जीनियस व्यक्ति था अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने ग्रेविटी के साथ साथ स्पेस और टाइम की बात भी की। उन्होंने ये भी समझाया कि कैसे मैटर और एनर्जी ग्रेविटी को प्रभावित करते हैं और उन्होंने ये भी समझाया कि ग्रेविटी केवल सामान्य चीजों को प्रभावित नहीं करती है बल्कि ये प्रकाश को भी प्रभावित करती है। इस चीज का सबूत देने के लिए आइंस्टाइन ने ये एग्जाम्पल दिया कि जब किसी भी तारे की रोशनी किसी बहुत बड़े ग्रह के पास से जाती है तो वो सीधी ना चलकर थोड़ी मुड़ जाती है और इसके मुड़ने का कारण उस बड़े ग्रह के द्वारा लगाया जाने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब हमें इतने सारे सवालों के जवाब मिल गए तो आखिरकार ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। तो अब हमारे सामने एक बहुत ही जरूरी सवाल आता है और वो सवाल है ग्रेविटेशनल फोर्स के पैदा होने के सोर्स के बारे में। अगर हम दुनिया में मौजूद कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो उसमें से केवल 15% ही ऐसी चीजों से आता है जिसे हम देख पाते हैं, यानी कि किसी ग्रह या तारे से। बचा हुआ 85% ग्रेविटी किसी ऐसी चीज से आता है जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा है। अब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी हैरानी की बात है कि हमें अब तक ये नहीं पता कि आखिरकार ये ग्रेविटी आ कहां से रही है। क्या इसका मतलब ये है कि न्यूटन के नियम गलत हैं या फिर जो नियम हम मानकर चल रहे हैं उन नियमों में कुछ बदलाव की जरूरत है। इस चीज के बारे में सबसे पहले एस्ट्रोफिजिसिस्ट ज़्विकी ने बताया। ज़्विकी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 40 साल तक पढ़ाते रहे। उन्होंने इस छुपी हुई अनजान चीज के बारे में हमें कई सारी बातें बताई। उन्होंने देखा कि गैलेक्सी की स्पीड ज्यादा होती है और इतनी ज्यादा स्पीड केवल वहां मौजूद तारों के ग्रेविटेशनल फोर्स से नहीं आ सकती है। इसका मतलब है कि उस गैलेक्सी में कुछ ऐसी चीजें भी मौजूद थी जो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा ही रही थी लेकिन जिसे हम देख नहीं पा रहे थे। जिस स्पीड से वो तारे और गैलेक्सी चल रहे थे वो एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा थी। आगे बढ़ने से पहले चलिए हम आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये एस्केप वेलोसिटी क्या होती है। आपने रॉकेट लॉन्चिंग जरूर देखी होगी। जब रॉकेट लॉन्च होता है तो उसकी एक फिक्स स्पीड होनी चाहिए।
अगर रॉकेट उस स्पीड से कम स्पीड पर लॉन्च किया जाता है तो वो रॉकेट धरती की वातावरण को पार नहीं कर पाएगा और उसका अंतरिक्ष में पहुंचना संभव नहीं हो पाएगा। वैसे ही जब हम आकाश में भी पत्थर या गेंद फेंकते हैं तो वो गेंद और पत्थर थोड़ी देर ऊपर जाकर वापस नीचे आ जाते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड इतनी नहीं है कि वो धरती के वातावरण को पार करके स्पेस में चली जाएं। तो एस्केप वेलोसिटी वो स्पीड है जिस स्पीड पर कोई भी चीज किसी ग्रह के वातावरण को पार करके स्पेस में चली जाए। गैलेक्सी में मौजूद तारे भी एस्केप वेलोसिटी से ज्यादा स्पीड से घूम रहे थे, तो उस हिसाब से उन तारों को उस गैलेक्सी से बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन तब भी ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। इसका मतलब है कि उस गैलेक्सी में कुछ ऐसी चीज भी मौजूद थी जो उन तारों को वहां बांध के रख रही थी। और ये समस्या केवल एक गैलेक्सी के साथ नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज को देखा गया उन सब में भी यही बात दिखी गई। उन गैलेक्सीज की स्पीड उसकी एस्केप वेलोसिटी से भी ज्यादा होती, लेकिन तब भी उस गैलेक्सी के तारे उसे छोड़कर दूर नहीं जा पा रहे थे। और तब पहली बार इस अनजान ग्रेविटेशनल पावर के सोर्स को नाम दिया गया डार्क मैटर। डार्क मैटर को अगर हम आसान भाषा में समझाएं तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अंधेरे में कोई चुंबक रखी हो और वो लोहे की किसी कील को अपनी ओर खींच रही हो। अब अंधेरे में होने की वजह से वो चुंबक आपको दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन तब भी उसका इफेक्ट आपको दिख रहा है। ये डार्क मैटर भी कुछ ऐसी ही चीज है। इसको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, ना ही हम इसे छू सकते हैं, बस इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स को हम महसूस कर सकते हैं। बाद में कई सारे वैज्ञानिकों ने देखा कि हर एक गैलेक्सी के बीच में या एक गैलेक्सी में कई सारी अलग अलग जगहों पर कुछ ऐसी जगह होती थी जहां पर कोई भी तारा नहीं मौजूद होता था, और ये बात हर गैलेक्सी में देखी गई। तो वैज्ञानिकों ने यह निष्कर्ष निकाला कि डार्क मैटर जरूर इस खाली जगह में होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि डार्क मैटर एक ऐसी चीज है जिसको कहीं पर रहने के लिए जगह की जरूरत तो पड़ती ही है, और ये पहले से मौजूद किसी चीज पर नहीं रह सकती है। यानी कि डार्क मैटर उस जगह पर नहीं मौजूद हो सकता है जहां पर पहले से कोई दूसरी चीज मौजूद हो। इस डार्क मैटर की ग्रेविटेशनल पावर हम जिन आसपास के नॉर्मल मैटर को देखते हैं उससे 6 गुना ज्यादा है। डार्क मैटर के बारे में अब साइंटिस्ट और जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं ताकि हम यूनिवर्स के बारे में और भी गहराई से चीज को समझ सकें। डार्क मैटर के बाद हम ब्लैक होल के राज को भी ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। आज भी वैज्ञानिक ये जानने में लगे हुए हैं कि आखिरकार ये डार्क मैटर बना किस चीज से है, क्योंकि हम जितनी भी चीज को देखते हैं वो किसी ना किसी परमाणु और अणु से बनी होती हैं। वो गैस, लिक्विड, सॉलिड हो सकती हैं। डार्क मैटर इन सभी डेफिनेशन से दूर है। ना वो सॉलिड है, ना वो गैस है, और ना ही वो लिक्विड है। डार्क मैटर बस यूनिवर्स में मौजूद है। डार्क मैटर की उपस्थिति को हम उसके द्वारा लगाए जाने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम डार्क मैटर पर रोशनी डालते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है। अगर हम उसको छूने की कोशिश करते हैं तो हमें कुछ नहीं महसूस होता है, और इसलिए वैज्ञानिक अब तक डार्क मैटर के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। डार्क मैटर के बारे में कुछ लोग विश्वास भी नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों के लिए केवल उन चीजों पर विश्वास किया जा सकता है जिन्हें महसूस और देखा जा सकता हो। लेकिन डार्क मैटर को ना तो महसूस किया जा सकता है और ना ही देखा जा सकता है। लेकिन एक वैज्ञानिक को डार्क मैटर पर काफी भरोसा रहता है, क्योंकि एक साइंटिस्ट केवल उन चीजों के बारे में बातें नहीं करता है जो दिखाई देती हैं और जो महसूस की जाती हैं। वो उन सभी चीजों के बारे में बात करता है जिनके बारे में कल्पना भी की जा सकती हो और जो एक्सपेरिमेंट्स के चलते साबित भी की जा सकती हो। हैरानी की बात यह है कि अब तक हमें इस बारे में पता नहीं है कि क्या डार्क मैटर दूसरे प्रकार के ग्रेविटेशनल फोर्स से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा। यानी कि अगर हम किसी दूसरे ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स के सोर्स को डार्क मैटर के पास लेकर जाएं तो डार्क मैटर पर इसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं। यह देखा गया है कि डार्क मैटर स्ट्रॉन्ग मजबूत न्यूक्लियर फोर्स के साथ किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिखाता है। इसका मतलब है कि डार्क मैटर में किसी प्रकार का न्यूक्लियस मौजूद नहीं है, और अगर इसमें न्यूक्लियस नहीं है तो इस बात से यह साबित होता है कि डार्क मैटर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जैसे फंडामेंटल पार्टिकल मौजूद नहीं है। अब तक डार्क मैटर के बारे में केवल यही चीज देखी गई है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। अब तक हम इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं कर पाए हैं। डार्क मैटर हमारे लिए एक ऐसी अनजान सी चीज है जिसके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता ही नहीं है। ये केवल ऐसी चीज बनकर रह गई है जो हमारे यूनिवर्स में मौजूद तो है, लेकिन जिसे आज तक हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन इतना हम जानते हैं कि यूनिवर्स में मौजूद हर एक घटना और हर एक चीज के होने का एक उद्देश्य होता है। तो इसका मतलब है डार्क मैटर के होने की भी कोई ना कोई वजह जरूर है। हो सकता है कि अगर ये डार्क मैटर नहीं होता तो शायद हमारी पृथ्वी पर जीवन भी संभव नहीं होता, और हो सकता है कि अगर आज ही ये डार्क मैटर खत्म हो जाए
तो दुनिया के सभी ग्रह भी उसी वक्त एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाएं। हमारी अब तक की चर्चा के बाद अब हम एक और ऐसी ही चीज के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हमें अब तक ज्यादा जानकारी नहीं है और वैज्ञानिक उसके बारे में लगातार खोज कर रहे हैं, और वो है डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी 20वीं सदी में जितने भी क्रांतिकारी विचार इस दुनिया में देखने को मिले थे उनमें से ज्यादातर आइंस्टाइन ने ही दिए थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन की खास बात यह थी कि वो ज्यादा प्रयोग नहीं करते थे, वो बस अपने दिमाग में चीजों को इमेजिन करते थे और फिर अपने इमेजिनेशन के आधार पर और गणित की मदद से मुश्किल चीजों को साबित करते थे और दुनिया के सामने पेश करते थे। इसलिए आइंस्टाइन कहते हैं कि ज्ञान से भी ज्यादा जरूरी चीज है इमेजिनेशन। ज्ञान आप किताबों से बहुत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी इमेजिनेशन आपको उस ज्ञान का सही इस्तेमाल करना सिखाती है। आइंस्टाइन ने इस पूरे यूनिवर्स को मेंटेन रखने के लिए जरूरी वजह ग्रेविटी को बताया। उन्होंने कई बार ऐसे उदाहरण दिए जिनके चलते वो लोगों को ये समझा सके कि कैसे ग्रेविटी इस पूरे यूनिवर्स को बैलेंस करके रख रही है। इसे आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया, जिसे साल 1916 में पब्लिश किया गया था। इस थ्योरी की खास बात यह है कि आइंस्टाइन ने जब पहली बार इस थ्योरी को सबके सामने रखा तो उन्होंने ये कहा कि इसमें किसी भी तरह के बदलाव की जरूरत नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि जब कोई वैज्ञानिक अपना कोई सिद्धांत देता है तो उसमें कुछ ना कुछ बदलाव समय के साथ आता रहता है, लेकिन आइंस्टाइन के सिद्धांत के अंदर आज तक किसी भी तरह का बदलाव नहीं आया है और यही आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक बनाता है। आइंस्टाइन ने आज से कोई 100 साल पहले ही ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी के चलते ये वेव्स लाइट की स्पीड से स्पेस टाइम में चलती रहती हैं और इन वेव्स का निर्माण ग्रेविटेशनल डिस्टरबेंस से होता है। ऐसा ही ग्रेविटेशनल डिस्टरबेंस दो ब्लैक होल्स के टकराने से भी पैदा होता है। अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि साल 2016 में जाकर हमने इन ग्रेविटेशनल वेव्स की खोज की और ये पाया गया कि ग्रेविटेशनल वेव्स का निर्माण गैलेक्सी में करीब 1.3 बिलियन साल पहले दो ब्लैक होल्स के टकराने से हुआ था। उस वक्त धरती पर केवल एक कोशिकीय जीव मौजूद थे। जब ये ग्रेविटेशनल वेव धरती पर पूरी तरह से फैली तो इसे ऐसा होने में करीब 400 मिलियन सालों का वक्त लग गया और तब तक धरती पर फूल, डायनासोर, पशु और पक्षी पैदा हो चुके थे। यहाँ तक कि मैमल्स भी अब अस्तित्व में आ चुके थे। इन्हीं मैमल्स में से आगे चलकर होमो सेपियंस यानी कि इंसान बनते हैं, जो कि खेतीबाड़ी और सभ्यताओं का निर्माण करते हैं, और वही इंसान आगे चलकर फिलॉसफी, आर्ट और साइंस का आविष्कार करते हैं। और एक दिन इन्हीं इंसानों में से एक व्यक्ति जिसका नाम आइंस्टाइन होता है सामने आता है और उस ग्रेविटेशनल वेव की खोज करता है जो पिछले 1.3 बिलियन सालों से धरती पर घूम रही थी। जब आइंस्टाइन ने यह कहा कि पूरे यूनिवर्स को ग्रेविटी के आधार पर समझाया जा सकता है तो उस वक्त कुछ ऐसे सवाल भी पैदा हुए थे जिनका जवाब वैज्ञानिकों को नहीं मिल रहा था। आइंस्टाइन ने अपनी ग्रेविटी की नई इक्वेशन में एक खास शब्द का इस्तेमाल किया जिसे उसने कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट कहा। इसी कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की मदद से वो एक बैलेंस यूनिवर्स को समझा पा रहे थे। आइंस्टाइन ने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि वो यूनिवर्स के बैलेंस को समझा सकें। अब आप सोच सकते हैं कि भला कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नाम की इस चीज से यूनिवर्स के बैलेंस को कैसे समझाया जा सकता है। इसके लिए आपको कांस्टेंट का मतलब समझना होगा। कांस्टेंट किसी समीकरण में वो क्वांटिटी होती है जो हमेशा फिक्स रहती है। हालात के बदलने पर भी कांस्टेंट क्वांटिटी हमेशा फिक्स रहती है और लगभग हम जितने भी समीकरण देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ चीज को कांस्टेंट मानकर चलते हैं। जैसे कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक वायर का रेजिस्टेंस निकालते हैं तो उस वक्त हम वायर की मोटाई को कांस्टेंट मानकर रखते हैं। ऐसे ही आइंस्टाइन ने इस कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट की कल्पना की। आइंस्टाइन को पता था कि ग्रेविटी के आधार पर यूनिवर्स के बैलेंस को समझाना संभव नहीं है, क्योंकि अगर आज कोई भी ग्रह अपनी मूल जगह से थोड़ा बहुत हिलता भी है तो पूरे यूनिवर्स के ग्रहों पर अब नए तरह से फोर्स लग रहा है। अब पूरे यूनिवर्स को फिर से बैलेंस में आने के लिए एक नया पैटर्न खोजना पड़ेगा। यहां काम आता है कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट। कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नाम की क्वांटिटी उस चीज की भरपाई करती है जिसकी वजह से यूनिवर्स में बैलेंस बिगड़ा था, यानी कि ग्रेविटी। जब ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स का बैलेंस बिगड़ता है तो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट नाम की यह अनजान राशि यूनिवर्स को बैलेंस में रखने का काम करती है। रशियन फिजिसिस्ट अलेक्जेंडर फ्रेडमैन ने कहा था कि जिस यूनिवर्स की बात आइंस्टाइन कर रहे हैं वो बैलेंस तो है लेकिन अनस्टेबल है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी पहाड़ी की चोटी पर रखी हुई एक बॉल हो। जब आप उस बॉल को देखोगे तो आपको लगेगा कि बॉल एक सही जगह पर है और बैलेंस में भी है, लेकिन अगर बॉल को आप थोड़ा सा भी दूसरी ओर धक्का देंगे तो बॉल नीचे गिर जाएगी
और बैलेंस में नहीं रहेगी। अलेक्जेंडर का भी यही मानना था कि सिर्फ ग्रेविटी के चलते यूनिवर्स भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति में था। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार ग्रेविटी किसी भी चीज के स्पेस टाइम में पैदा किए गए एक कर्वेचर की तरह होती है। अब आप इस चीज को समझने के लिए इमेजिन कीजिए कि आपने एक पतली चादर को 4 कोनों से खींचकर बांध रखा है। अब ये चादर बिल्कुल सीधी है। अब आप एक क्रिकेट की गेंद को इस चादर पर डाल दीजिए। आप देखेंगे कि क्रिकेट की गेंद डालने के बाद इस चादर में कुछ कर्व आ गया है। कर्व का मतलब है किसी चीज का कुछ मुड़ा हुआ होना, और ये गेंद चादर के बीच में जाकर रुक जाती है। अब ये चादर सीधी नहीं रही है। यूनिवर्स को भी कुछ ऐसे ही इमेजिन कर सकते हैं। अलग अलग ग्रहों की वजह से स्पेस टाइम में कर्वेचर पैदा होता है। इसकी वजह से ग्रेविटी नाम की ताकत वजूद में आती है। अगर हम आइंस्टाइन की पूरी थ्योरी को आसान शब्दों में कहें तो मैटर स्पेस को बताता है कि मुड़ना कैसे है, और स्पेस मैटर को बताता है कि चलना कैसे है। लेकिन अभी भी हमारे सवाल का जवाब नहीं मिला है कि आखिरकार आइंस्टाइन का वो कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट था क्या। इसका जवाब आइंस्टाइन के 90 साल बाद 3 वैज्ञानिकों ने दिया। उनका नाम था पर्लमुटर, श्मिट और रीस, और उन्होंने इसे नाम दिया डार्क एनर्जी। और इस खोज के लिए उन्हें साल 2011 का नोबेल प्राइज भी मिला। आज यूनिवर्स में करीब 68% एनर्जी डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर 27% यूनिवर्स का हिस्सा घेरे हुए है। वहीं बचा हुआ 5% हिस्सा वो मैटर घेरे हुए है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। वैज्ञानिक इस डार्क एनर्जी के बारे में और जानकारी ढूंढने में लगे हुए हैं, और वो इस बात का पता लगाना चाहते हैं कि आखिरकार डार्क एनर्जी से यूनिवर्स पर क्या फर्क पड़ता है, और ये डार्क एनर्जी आखिरकार किस तरीके से यूनिवर्स को बैलेंस रखने में काम आती है। और एक बार हम डार्क एनर्जी के बारे में इतनी जानकारी निकाल लेते हैं तो उसके बाद हमारे लिए यूनिवर्स को समझना और भी आसान हो जाएगा। इसलिए हमें उम्मीद है और इंतजार है 21वीं सदी के आइंस्टाइन का, जो एक बार फिर से दुनिया को स्पेस की राह पर एक कदम आगे लेकर जाएगा। यूनिवर्स एक टेबल पर। बचपन में हम सब ने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी। हमने देखा था कि कैसे इस पीरियोडिक टेबल में मौजूद अलग अलग तत्व हमारे वातावरण में मौजूद हैं और वो कैसे हमारी जिंदगी पर प्रभाव डालते हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिरकार ये सभी एलिमेंट्स हमारे वातावरण में आए कैसे। अब आप जवाब दे सकते हैं कि ये सभी एलिमेंट्स हमारे वातावरण में धरती की सतह से आए हैं। लेकिन धरती की सतह में ये सभी एलिमेंट्स कैसे आए? हम में से ज्यादातर लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं पता है। हमारी पहले की चर्चा में हमने ये जाना कि कैसे बिग बैंग की घटना के दौरान कुछ गैसेस बनी। बिग बैंग की घटना के बाद यूनिवर्स में केवल 3 ही प्रकार के एलिमेंट मौजूद थे। ये 3 एलिमेंट थे हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम। इसके अलावा बाकी सभी एलिमेंट के एटम इतनी ज्यादा गर्मी में बिल्कुल बिखर चुके थे। जब हम पीरियोडिक टेबल की ओर देखते हैं तो हमें एक बड़े ही रहस्यमयी दुनिया के बारे में जानकारी मिलती है। आप जरा सोच कर देखिए कि हाइड्रोजन जो बहुत ही आसानी से जलने वाली गैस है, वहीं दूसरी ओर ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो जलने में मदद करती है। लेकिन जब ये दोनों गैसेस आपस में मिलती हैं तो पानी बनता है, और ये पानी आग बुझाने का काम करता है। पानी के लक्षण इन दोनों गैसेस के लक्षणों से बिल्कुल अलग हैं। इसी प्रकार हम जब नमक की ओर देखते हैं तो नमक सोडियम और क्लोरीन से बनता है। सोडियम जो एक धातु है जिसे चाकू से भी काटा जा सकता है, साथ ही साथ ये एक जहरीला मेटल है। दूसरी ओर क्लोरीन एक बदबूदार गैस है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं तो नमक बनता है, और ये नमक हमारे खाने का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इसलिए ये बात बहुत जरूरी हो जाती है कि हम इस पीरियोडिक टेबल को एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट की नजर से देखें। एक प्रोटॉन लिए घूम रहा हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट है। इसका निर्माण बिग बैंग के दौरान हुआ था। हाइड्रोजन हमारे शरीर का लगभग 75% हिस्सा बनाता है, और इस पूरे ब्रह्मांड के 90% से भी अधिक मैटर में हाइड्रोजन मौजूद है। हाइड्रोजन हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर के कोर में भी मौजूद है। इतने ज्यादा प्रेशर के बीच में हाइड्रोजन एक गैस की तरह नहीं बल्कि एक मेटल की तरह काम करता है, और वहां पर वो एक बहुत ही ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा करता है। सूरज की सतह पर भी यही हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर इतनी ज्यादा मात्रा में एनर्जी पैदा करते हैं, और इन दोनों के मिलने से एनर्जी के साथ साथ नए एटम्स बनते हैं, और वो एटम हीलियम के होते हैं। हीलियम भी कई जगह पर हम इस्तेमाल करते हैं। ये एक लो डेंसिटी गैस है जिसे जब हम सूंघते हैं और जब हम मुंह के जरिए इसे अंदर लेते हैं तो थोड़ी देर के लिए यह हमारे गले को थोड़ा बदल देती है, जिससे हम एक कार्टून की तरह मजाकिया किस्म की आवाज निकालने लगते हैं। हाइड्रोजन के बाद हीलियम भी ब्रह्मांड में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। आज पूरे यूनिवर्स के 10% से भी अधिक एटम हीलियम के बने हुए हैं,
और लगातार इस हीलियम का निर्माण भी हो रहा है। आज हम जितने भी तारे देख रहे हैं वहां पर पैदा होने वाली ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से होती है, और जब दो हाइड्रोजन एटम्स आपस में मिलते हैं तो हीलियम गैस का एटम बनता है। हाइड्रोजन और हीलियम के बाद हमारा तीसरा एटम सामने आता है और वो है लिथियम। लिथियम का पीरियोडिक टेबल में भी तीसरा नंबर आता है और इसका निर्माण भी हाइड्रोजन और हीलियम की तरह बिग बैंग के दौरान हुआ था। जहां दूसरी ओर हीलियम का निर्माण तारों की सतह पर हो रहा था, वहीं लिथियम इन न्यूक्लियर रिएक्शन से लगातार टूटता जा रहा था। चलिए अब बात करते हैं हमारी यूनिवर्स के एक ऐसे एटम की जो लगभग हर जगह पाया जाता है। उसका नाम है कार्बन। कार्बन लगभग सभी तरह की चीजों में मौजूद होता है। ये तारों के कोर में पाया जाता है, उनकी सतह पर पाया जाता है, उनके जलने पर पैदा होने वाले धुएं में भी पाया जाता है। यहाँ तक कि कार्बन से जुड़ी हुई एक केमिस्ट्री की अलग ब्रांच भी बनी है जिसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल एलिमेंट हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारे शरीर के लगभग हर हिस्से में कार्बन एटम मौजूद है। कार्बन के साथ साथ ऑक्सीजन भी यूनिवर्स में काफी अधिक मौजूद है और ये ऑक्सीजन जिन तारों का विस्फोट होता है उनसे रिलीज होती है। आपको हम बता देते हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन दोनों ही धरती पर जीवन के मेजर इंग्रेडिएंट्स हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार कार्बन ही क्यों हमारी जिंदगी का मुख्य हिस्सा बनाता है? हमारा शरीर बाकी एलिमेंट से क्यों नहीं बना? सिलिकॉन, जो पीरियोडिक टेबल में कार्बन के ही ग्रुप में है और ठीक कार्बन के नीचे पाया जाता है, इसकी कई सारी विशेषताएं कार्बन से मिलती जुलती भी हैं, लेकिन तब भी हमारा शरीर सिलिकॉन से ना बना होकर कार्बन से बना है। अभी वैज्ञानिक इस बारे में विचार कर रहे हैं कि अगर हमारा शरीर सिलिकॉन का बना होता तो हम कैसे होते। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि उस हालत में हमारा शरीर इतना कठोर होता कि गोली भी इसे पार नहीं कर पाती। हमारा शरीर क्यों कार्बन से ही बना है, इसका जवाब पूरी तरीके से तो हमें अब तक नहीं मिल पाया है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि कार्बन में ऐसी कई सारी खास बातें हैं जो उसे बाकी सारे एलिमेंट से अलग करती हैं, और उसमें से सबसे खास बात है कार्बन की चेन बनाने की खासियत। कार्बन के एटम्स दूसरे कार्बन के एटम्स के साथ बड़ी ही आसानी से जुड़कर एक लंबी चेन बना देते हैं, और इसी लंबी चेन के अलग अलग पैटर्न से अलग अलग केमिकल्स बनते हैं जो कि हमारे शरीर में काम आते हैं। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम की, जो हमारी धरती की सतह का करीब करीब 10% भाग बनाती है, लेकिन तब भी आज से 200 साल पहले तक एल्यूमिनियम की खोज भी नहीं हुई थी। सबसे पहले एल्यूमिनियम को साल 1827 में खोजा गया और 1960 के अंत में यह आम लोगों के घरों तक पहुंच पाया था। एल्यूमिनियम के बाद आता है टाइटेनियम, जो कि एल्यूमिनियम से दुगना ज्यादा मजबूत है। आज इसका इस्तेमाल कई सारे मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स और मेडिकल सेक्टर में प्रोस्थेटिक हाथ और पांव बनाने में किया जाता है। अब बारी आती है एक बड़ी ही जरूरी मेटल की, और वो है आयरन। आयरन यानी कि लोहा। ये एक ऐसा मेटल है जिसके बिना आज हम इन बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ब्रिज, गाड़ियां रखने की उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। आयरन के एटम की खास बात यह होती है कि ये एनर्जी एब्सॉर्ब करते हैं, चाहे आप इन्हें तोड़ें या आप अलग अलग आयरन एटम को आपस में जोड़ें, दोनों ही परिस्थितियों में आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आयरन के बाद बात करते हैं एक ऐसे मेटल की जो लगभग लिक्विड जैसा है। उसका नाम है गैलियम। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है कि अगर आप इसे अपनी हथेली पर भी लेते हैं तो ये पिघल जाएगा। ऐसा देखा गया है कि सूर्य की सतह पर गैलियम भी मौजूद है और ये गैलियम न्यूट्रॉन से मिलकर जर्मेनियम धातु में बदल जाते हैं और इस प्रोसेस में एक एक्सरे लाइट को देखा जा सकता है। अब बारी आती है उस एलिमेंट की जिसकी आज लगभग हर देश बहुत ज्यादा मांग कर रहा है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एलिमेंट हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि इस एलिमेंट के साथ एक ऐसी चीज बनाई जा सकती है जो कुछ ही सेकंड में पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। इस चीज का नाम है एटम बम और इस एलिमेंट का नाम है यूरेनियम। यूरेनियम के आसपास से पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट रेडियो एक्टिव होने लगते हैं, यानी कि इनका न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है और इसलिए ये अपने न्यूक्लियस से लगातार न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन निकालते रहते हैं। न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इन एटम्स के टुकड़े भी होने लगते हैं और ये धीरे धीरे और ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस की ओर जाने लगते हैं। जब भी एलिमेंट टूटते हैं तो इस प्रक्रिया में काफी ज्यादा एनर्जी पैदा होती है। उसी एनर्जी को हम न्यूक्लियर एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी मदद से न्यूक्लियर बम भी बनाए जाते हैं। क्यों है सब कुछ गोल? जरा अपने आसपास नजर घुमाकर देखें, आप पाएंगे कि आपके आसपास जितनी भी नेचुरल चीजें हैं उनमें से कई सारी चीजें ऐसी हैं जो गोल हैं।
जैसे हमारी धरती को ही देख लीजिए, धरती के अलावा बाकी सभी ग्रह भी तो गोल ही हैं। पानी की गिरती हुई बूंद भी गोल होती है। बारिश के साथ साथ जब कभी ओले गिरते हैं तो वो भी गोल होते हैं। आप कभी साबुन का बुलबुला बनाते हैं तो वो भी गोल होता है। तो आखिरकार हम नेचर में इतनी गोल चीजें क्यों देखते हैं? ये भी फिजिक्स का ही एक पार्ट है। सिर्फ पत्थरों और कुछ चट्टानों को छोड़कर नेचर ने सभी चीजों को गोल ही बनाया है। लेकिन इसका कारण क्या है? तो इसके लिए आपको ये समझना होगा कि कोई भी चीज अपनी ऊर्जा को हमेशा कम से कम रखना चाहती है। जैसे कि जब आप किसी चीज को थोड़ा ऊपर उठाकर अपने हाथ में पकड़ कर रखते हैं तो वो चीज जमीन पर गिरने की कोशिश करती है। क्योंकि आप उसे ऊपर उठाकर रखते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, और जैसे ही आप उसे छोड़ते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलकर उस चीज को जमीन पर गिरा देती है, और जमीन पर आने के बाद उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी भी शून्य हो जाती है। तो कहने का अर्थ यह है कि हर वस्तु अपनी ऊर्जा को कम से कम रखना चाहती है। तो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के अलावा भी एक ऐसी एनर्जी है जिसे हर ऑब्जेक्ट कम से कम रखना चाहता है, और वो एनर्जी है सरफेस एनर्जी। ये सरफेस एनर्जी सरफेस टेंशन नाम की फोर्स से पैदा होती है। सरफेस टेंशन एक ऐसा फोर्स है जो हर एक वस्तु को एक ऐसी शेप में डालना चाहता है जिसमें उसकी एनर्जी कम से कम हो, और वो शेप होता है गोल। और इसलिए हमें प्रकृति में ज्यादातर चीजें गोल दिखाई देती हैं। गोल वस्तुओं की सरफेस एनर्जी इसलिए कम होती है क्योंकि उनका एरिया कम होता है, और सरफेस एनर्जी किसी वस्तु के एरिया से सीधी सीधी जुड़ी हुई है। आज दुनिया का कई सारा पैकिंग मटेरियल चीजों को गोल बक्से में पैक करने से बचाया जा सकता था, क्योंकि गोल पैकिंग में पैकिंग मटेरियल कम से कम लगता है। लेकिन हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि ये गोल पैकेट हैंडल करने में बहुत मुश्किल पैदा करते हैं। अगर आपको कोई ऐसी चीज दिखे जो मेटल की हो और गोल हो तो आप मानकर चलें कि इसे पिघलाकर गोल किया गया है। आप ये कह सकते हैं कि धरती तो पूरी तरह से गोल नहीं है, क्योंकि हमारी धरती पर बड़े बड़े पहाड़ हैं, गहरे समंदर हैं, तो धरती गोल कैसे हो सकती है? तो इसका जवाब जानने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी धरती की रेडियस करीब करीब 6400 किलोमीटर है। यानी कि आपको हमारी धरती के सेंटर तक पहुंचने के लिए 6400 किलोमीटर गहरा गड्ढा खोदना होगा। और अगर हम धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ की बात करें तो वो माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई केवल 8 किलोमीटर है। अब आप सोच सकते हैं कि धरती की सतह पर एक पहाड़ का होना ठीक वैसा ही है जैसा हमारे हाथ पर छोटे छोटे बालों का होना। इन पहाड़ों की वजह से ऐसा नहीं है कि धरती गोल नहीं लगेगी। धरती का आकार इन पहाड़ों की तुलना में बहुत ज्यादा होने के कारण ये धरती की शेप में ज्यादा बदलाव नहीं पैदा करते हैं। सरफेस टेंशन के अलावा ग्रेविटी भी ग्रहों को गोल रखने में काम करती है। ग्रेविटी हर तरफ से दबाव बनाती है, जिसके चलते एक ऑब्जेक्ट हर तरफ से कोलैप्स होने की हालत में होता है। इसलिए अगर एक तारा एक दूसरे बहुत बड़े ग्रह के पास में होगा तो उस ग्रह के ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते वो छोटा ग्रह पूरी तरह से गोल नहीं रहेगा। एक ग्रह पर ग्रेविटी के साथ साथ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगता है। जब कोई चीज घूमती है तो उसके घूमने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूरी होता है। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर रखता है। इसकी वजह से भी यूनिवर्स के अंदर चीजें गोल रहती हैं, क्योंकि ग्रेविटी चारों तरफ से जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो हो सकता है कि वो किसी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से दबाकर तबाह कर दे। क्योंकि मान लीजिए आप जिस जगह पर बैठे हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप पर लगने वाला नेट ग्रेविटेशनल फोर्स 0 हो, और इसको बैलेंस रखने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में आता है। इसी चीज का अनुमान लगाते हुए वैज्ञानिक ये सोच रहे हैं कि क्या ये बात संभव है कि हमारा जो पूरा यूनिवर्स है वो भी गोल ही है। क्योंकि जब यूनिवर्स के भीतर मौजूद सभी चीजें अलग अलग चीजों के कारण शेप में गोल हैं, तो इस बात की भी संभावना पूरी है कि हमारा यूनिवर्स खुद भी गोल हो। और इस बात की तब संभावना और बढ़ जाती है जब हम यूनिवर्स के एक्सपैंड होने की थ्योरी को पढ़ते हैं। एक्सपेंशन थ्योरी के अनुसार यूनिवर्स लगातार फैल रहा है, और ये चारों दिशाओं से एक हिसाब से फैल रहा है। जैसे कोई बुलबुला फूल रहा हो, और जब कोई बुलबुला फूलता है तो वो चारों दिशाओं से बराबर मात्रा में फूलता है। और ऐसा ही हमने हमारे यूनिवर्स में भी देखा है। तो इसलिए यहाँ पर इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ जाती है कि हमारा यूनिवर्स गोल है। हमारे यूनिवर्स के गोल होने के साथ साथ आज दुनिया में लोग मल्टीवर्स की भी बात करते हैं। मल्टीवर्स की थ्योरी को मानने वाले वैज्ञानिक ये कहते हैं कि हमारे यूनिवर्स के अलावा भी स्पेस में और भी यूनिवर्स मौजूद हैं। तो अब आप इस तरह से इमेजिन कीजिए, एक अंधेरे कमरे में अनगिनत छोटे छोटे बुलबुले हैं।
जो लगातार फैल रहे हैं। उन बुलबुलों के अंदर अरबों की संख्या में अलग अलग गैलेक्सीज बनी हुई हैं। उन सब गैलेक्सियों के अंदर अलग अलग ग्रह हैं और उन ग्रहों में से ही कुछ ग्रहों पर जीवन पैदा हुआ है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मल्टीवर्स में अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से काफी दूर हैं। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि ये अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि इन यूनिवर्स में कुछ ना कुछ दूरी जरूर है, क्योंकि अगर वो दूरी नहीं होती तो यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड नहीं कर पाते। तो देखा आपने, यूनिवर्स को समझने की शुरुआत होती है अपने आसपास की चीजों को समझने से। हमें एक पानी की बूंद भी गोल दिखाई देती है और ये पूरा यूनिवर्स भी। प्रकृति के नियम पानी की बूंद पर भी वैसे ही लागू होते हैं जैसे इस पूरे यूनिवर्स पर। इसलिए कहते हैं, अगर आपको इस पूरे यूनिवर्स को समझना है और यूनिवर्स के इन गहरे सवालों के जवाब ढूंढने हैं, तो उसके लिए आपको अपने आसपास की चीजों के बारे में जानकारी हासिल करनी होगी और प्रकृति के साथ उन चीजों का कैसा व्यवहार है इसे समझना होगा। और उन्हीं चीजों से आपको यूनिवर्स के बारे में सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। इनविजिबल लाइट। लाइट, जब हम ये शब्द बोलते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हमें इस बात का पूरा यकीन है कि आपको इस बात को सुनकर या तो सूरज से आने वाली रोशनी का ख्याल आया या फिर किसी बल्ब या ट्यूबलाइट से निकलने वाली रोशनी का। रोशनी की सबसे खास बात यह है कि ये हमें दिखाई देती है। हालांकि खुद रोशनी हमें नहीं दिखाई देती है, लेकिन तब भी रोशनी की वजह से हमें बाकी चीजें दिखाई देती हैं और उससे हमें ये पता लग जाता है कि किसी जगह पर रोशनी मौजूद है या नहीं। सूरज से जो प्रकाश आता है उसमें रोशनी के अलग अलग प्रकार के भाग होते हैं। 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने एक प्रिज्म की मदद से सूरज से आने वाली इस रोशनी को 7 रंगों में बांटकर दिखाया और इससे लोगों को यह पता लगा कि सूरज से आने वाली रोशनी 7 अलग अलग रंगों से मिलकर बनी है। लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। 19वीं सदी की शुरुआत में एक एस्ट्रोनॉमिस्ट विलियम हर्सेल ने यह बात देखी कि सूरज से आने वाली एक विशेष प्रकार की लाइट किसी चीज को गर्म कर सकती है जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। विलियम इससे पहले साल 1781 में यूरेनस प्लैनेट की खोज कर चुके थे। वो सूरज की रोशनी, रंग और इन रंगों से निकलने वाली गर्मी के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इसके लिए उन्होंने सूरज की रोशनी के रास्ते में एक प्रिज्म रख दिया और जैसा कि न्यूटन के एक्सपेरिमेंट के दौरान भी हुआ था, प्रिज्म को रखने से सूरज की रोशनी 7 अलग अलग रंगों में बट गई। अब विलियम ने 7 अलग अलग रंगों की पट्टी पर थर्मामीटर रखे तो हैरानी की बात सामने देखने को मिली, जो कि ये थी कि अलग अलग रंग अलग अलग तापमान दिखा रहे थे। हालांकि विलियम को पहले से ही इन नतीजों की उम्मीद थी। तब विलियम ने लाल रंग के ठीक नीचे एक थर्मामीटर रखा तो उन्होंने देखा उस जगह पर तापमान सामान्य सूरज की रोशनी में रखे हुए थर्मामीटर के तापमान से ज्यादा बता रहा था। यानी कि वहां पर सूरज की रोशनी का एक ऐसा हिस्सा गिर रहा था जो सूरज की सामान्य लाइट से ज्यादा गर्म था। विलियम द्वारा इस लाइट को इंफ्रारेड लाइट कहा गया, जिसे हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं, लेकिन विलियम की तरह प्रयोग करके हम इसके होने को साबित कर सकते हैं। इस तरह विलियम ने इंफ्रारेड किरणों की खोज की और ये फिजिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ी खोज थी, क्योंकि अब वैज्ञानिकों को ये पता लग गया था कि सूरज की रोशनी में 7 रंगों के अलावा भी कुछ विशेष किरणें होती हैं और यहीं से अलग अलग प्रकार की वेव्स जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे जैसी किरणों की खोज हुई। और आगे चलकर हमने इन सभी किरणों का हमारे उपयोग के लिए अच्छा खासा इस्तेमाल भी किया। आज हम इन सभी किरणों की मदद से अपने जीवन में एक क्रांति से लेकर आ गए हैं। रेडियो वेव्स की मदद से आज हमने कम्युनिकेशन की दुनिया में बहुत प्रगति कर ली है। माइक्रोवेव की मदद से हम खाने को गर्म कर पाते हैं। एक्सरे की मदद से हम मेडिकल क्षेत्र में कई सारी जरूरी काम कर पाते हैं और ऐसे ही बाकी किरणों का भी अलग अलग क्षेत्रों में काफी उपयोग है। ऐसा नहीं है कि विलियम के द्वारा इंफ्रारेड किरण की खोज के बाद हाथों हाथ वैज्ञानिकों ने इन किरणों का इस्तेमाल करना सीख लिया था। इसके लिए उन्हें करीब 150 साल लग गए थे और 150 साल के बाद पहला ऐसा टेलीस्कोप बना जो कि लाइट के उस भाग को भी पहचान सकता था जो हमें सामान्य आंखों से नहीं दिख सकता है। आगे चलकर जर्मन भौतिकवादी एनरिक हर्ट्ज ने यह बताया कि इन अलग अलग प्रकार की किरणों में इनकी फ्रीक्वेंसी का फर्क है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ लेते हैं। लाइट या प्रकाश एक प्रकार की तरंग होती है और इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। एक तरंग में उतार चढ़ाव लगातार आते रहते हैं और जब हम तरंग को देखते हैं तो हमें ये उतार चढ़ाव भी दिखाई देते हैं। जब एक तरंग लगातार वाइब्रेट करती रहती है तो इसी वाइब्रेशन को हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में होने वाले किसी तरंग में वाइब्रेशन को हम उस तरह की फ्रीक्वेंसी कहते हैं।
आसान भाषा में कहें तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि एक सेकंड में कोई घटना कितनी बार अपने आप को दोहरा रही है। उदाहरण के लिए अगर आपका पंखा एक सेकंड में 10 चक्कर लगाता है तो उस पंखे की फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज होगी। लेकिन अब सवाल हमारे सामने ये आता है कि वैज्ञानिकों के लिए ये चीजें और क्या काम आ सकती हैं। तो उन्होंने इसका इस्तेमाल टेलीस्कोप को और बेहतर बनाने के लिए किया। अब आप पूछ सकते हैं कि भला टेलीस्कोप में इन अलग अलग प्रकार की वेव्स का क्या काम। तो इसके लिए आपको बता देते हैं कि हम किसी दूसरे ग्रहों को कैसे स्टडी करते हैं। किसी दूसरे ग्रह को स्टडी करने के लिए हम टेलीस्कोप से उस ग्रह से धरती पर आने वाली लाइट को ऑब्जर्व करते हैं। हम देखते हैं कि वो लाइट किस प्रकार की है और उसके आधार पर हम उस ग्रह की सतह पर कितना तापमान है इस बात का भी पता कर पाते हैं। लेकिन कई सारे ऐसे ग्रह भी हैं जो ऐसी लाइट निकालते हैं जो उस लाइट के अंदर नहीं आती है और जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। पर उस परिस्थिति में हमें ऐसे टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है जिससे हम एक्सरे, अल्ट्रावायलेट रे और इंफ्रारेड किरणों को भी पहचान सकें। आज हमारे पास ऐसे कई सारे टेलीस्कोप मौजूद हैं जो लाइट की पूरी स्पेक्ट्रम के हर भाग को पहचान सकते हैं और इस वजह से आज हम हर ग्रह से आने वाली रोशनी के आधार पर उस ग्रह के बारे में काफी कुछ पता कर सकते हैं। ग्रहों के बीच में दूर से हमारा ये सोलर सिस्टम बिल्कुल खाली दिखता है। अगर हम हमारे इस पूरे सोलर सिस्टम को एक कांच की गोली में बंद कर दें तो हमारी सभी ग्रहों, उपग्रहों और सूरज को मिलाकर ये सभी इस स्पेस का सिर्फ एक बहुत छोटा सा हिस्सा भरेंगे। तो बाकी की इस खाली जगह का क्या काम है? वास्तव में ये खाली जगह नहीं है। इस खाली जगह पर कई सारी चट्टानें, बड़े बड़े पत्थर, धूल और चार्ज सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इन सब पर भी ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फील्ड का फर्क पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ज्यादा खाली जगह पड़ी है, उसमें कितनी ही चट्टानें और पत्थर मौजूद होते होंगे। तो आपको बता दें कि स्पेस में लगभग हर दिन हजारों की संख्या में बड़ी बड़ी चट्टानें, जिन्हें मीटियोर कहा जाता है, वो गुजरती रहती हैं। हालांकि एक बड़े समूह में बड़ी चट्टानें बहुत कम ही होती हैं और इनमें से ज्यादातर रेत के कण के साइज की होती हैं। और जब ये हमारी धरती की ओर बढ़ती हैं तो हवा के साथ इनके फ्रिक्शन से इतनी एनर्जी पैदा होती है कि ये चट्टानें और रेत के कण जलकर भाप बन जाते हैं और इस वजह से हम इन मीटियोर को हमारी धरती पर आते हुए भी नहीं देख पाते। ये मीटियोर किसी ग्रह से ही बनते हैं। किसी ग्रह का ही मैटर आगे चलकर उस ग्रह से दूर रहता है और वो इस स्पेस में मीटियोर बनकर घूमता रहता है। यहाँ तक कि हमारी धरती पर से भी एक समय में काफी सारा मैटर टूटकर स्पेस में चला गया था और बाद में वो चांद की सतह पर पाया गया। इसका मतलब है कि वो मैटर चांद की सतह पर मीटियोर बनकर गिरा होगा। हमारी धरती पर जीवन जब नहीं पनपा था तब धरती पर मीटियोर गिरना बड़ी आम बात हुआ करती थी, क्योंकि उस वक्त धरती के साथ साथ कई सारे दूसरे ग्रह अभी नए नए बने थे और ये नए नए बने ग्रहों पर एटमॉस्फेयर ठीक से बना भी नहीं था और इस वजह से उन ग्रहों से चट्टानें टूट टूट कर स्पेस में घूमती रहती और उसी दौरान वो कभी कभी धरती की सतह पर भी गिर जाती। धरती के बनने के अरबों खरबों सालों बाद भी मीटियोर गिरने का खतरा बना रहता है। डायनासोर के मरने के और उनकी धरती पर से पूरी तरह से गायब होने का एक बड़ा कारण एक मीटियोर के गिरने को माना जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अंतरिक्ष से गिरने वाली एक चट्टान कितना ही प्रभाव धरती पर डालती होगी। तो आपको ये समझाने के लिए हम बता दें कि जिस मीटियोर से डायनासोर की प्रजाति का अंत हुआ था, वो मीटियोर आज हमारे पास मौजूद सबसे ताकतवर एटम बम से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर है। वो मीटियोर इतना ताकतवर था कि जब वो गिरा था तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पूरी धरती पर बड़े बड़े भूकंप आए थे और सुनामी इत्यादि देखने को मिली थी। इन मीटियोर और एस्टेरॉइड्स की एक खास बात है और वो ये कि एक विशेष बेल्ट में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि अंतरिक्ष में चट्टानें बिना किसी पैटर्न की घूमती रहती हैं, बल्कि ये कि एक ग्रुप में चलती हैं। इसके ग्रुप में होने का कारण ये है कि जब कभी ये सभी चट्टानें किसी ग्रह से टूटकर स्पेस में आई होंगी तो वो सभी एक साथ आई होंगी और क्योंकि स्पेस में किसी भी प्रकार का बाहरी बल लगाने वाला कोई सोर्स नहीं है तो इस वजह से इंसानों को अलग अलग डायरेक्शन में जाने का सवाल ही नहीं उठता है। वैज्ञानिक लगातार हमें ये चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले समय में पृथ्वी के करीब से एक एस्टेरॉइड्स का बड़ा बेल्ट गुजरने वाला है और हो सकता है कि धरती पर उस वक्त इन चट्टानों की बौछार हो। नासा ने तो कुछ ऐसी मिसाइल भी बनानी तैयार कर दी हैं जो ऐसी चट्टानों को स्पेस में ही तोड़कर छोटा कर देंगी ताकि ये हमारे लिए एक खतरे का कारण ना बने। इनके अलावा भी स्पेस में धूमकेतु नाम की एक और चीज होती है जो कि सूरज के चारों ओर लगातार घूमती रहती है। धूमकेतु की खास बात यह होती है कि इसके पीछे एक पूंछ दिखाई देती है।
ये पूंछ दिखाई देने का कारण अलग अलग प्रकार की जलने वाली गैस होती हैं। धूमकेतु भी कई बार हमारी धरती के पास से गुजरते हैं, हालांकि इनके धरती पर गिरने की संभावना थोड़ी कम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर ग्रह की वजह से भी धरती पर बहुत ज्यादा संख्या में मीटियोर नहीं गिर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला जुपिटर के हमारे सोलर सिस्टम में होने और हमारी धरती पर स्पेस की चट्टानों के ना गिरने के बीच क्या संबंध है? तो इसका संबंध जुपिटर के बड़े साइज से है। जुपिटर का साइज और भार इतना अधिक है कि उसका ग्रेविटेशनल पावर धरती से कई गुना ज्यादा है, और इस वजह से अगर कोई मीटियोर धरती के पास से गुजरता है तो जुपिटर उसे पहले ही अपनी ओर खींच लेता है, क्योंकि उसका ग्रेविटेशनल फोर्स धरती से काफी ज्यादा है। और इस तरह से जुपिटर हमारे लिए एक रक्षक कवच की तरह काम करता है। जुपिटर ग्रह के बिना हम धरती पर इतनी शांत जिंदगी की कभी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि कैसे धरती पर जीवन सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि धरती पर उनके लिए वातावरण कैसा है, बल्कि धरती के आसपास के ग्रह भी उसको प्रभावित करते हैं। जुपिटर के अलावा बाकी ग्रह भी हमारे ऊपर किसी न किसी तरह का प्रभाव जरूर डालते हैं। यहाँ तक कि हमारी धरती से कई गुना छोटा चंद्रमा भी हमारी धरती पर काफी ज्यादा प्रभाव डालता है। चांद के कारण समुद्र के पानी में उफान आता है, जिसे ज्वार भाटा कहते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि जुपिटर जैसे बड़े बड़े ग्रह से हमारी धरती पर कितना प्रभाव पड़ता होगा। हमारी अब तक की चर्चा में हमने स्पेस में मौजूद अलग अलग प्रकार की चीजों के बारे में जाना। हमने देखा कि कैसे मीटियोर और एस्टेरॉइड स्पेस में घूमते हुए राक्षसों की तरह हैं, जो किसी भी ग्रह को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है, शायद इसलिए हमारे सोलर सिस्टम में जुपिटर प्लैनेट मौजूद है, जो कि हमारी इन चट्टानों से रक्षा करता है। इससे पहले हमने सूरज से आने वाली लाइट के बारे में बात की थी। साथ ही साथ हमने हमारी चर्चा में पीरियोडिक टेबल में मौजूद अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में भी गहरी चर्चा की थी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में भी अब तक आप काफी कुछ जान चुके होंगे। अलग अलग गैलेक्सीज के बीच में क्या मौजूद है, ये चीज भी अब आपकी समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि कैसे शुरुआती समय में धीरे धीरे अलग अलग बनी सब एटॉमिक पार्टिकल और उनसे एटम बने। वहीं हमने ये जरूरी बात भी देखी कि यूनिवर्स के बारे में हमें इतनी जानकारी देने में न्यूटन का बहुत बड़ा हाथ है। न्यूटन के ग्रेविटेशन के नियम के बिना हम यूनिवर्स के बारे में इतना सब कुछ कभी भी नहीं जान सकते थे। न्यूटन के साथ साथ हमने 20वीं सदी के सबसे महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन के बारे में भी काफी कुछ जाना, और हमने देखा कि कैसे आइंस्टाइन के नियम ने यूनिवर्स की ओर देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यूनिवर्स के बारे में बात करने के बाद अब हम बात करते हैं हमारी अपनी धरती की। हमारी धरती और एलियन। अपनी सुबह सुबह की वॉक को याद कीजिए, या उस दिन को याद कीजिए जब आप कभी घूमने के लिए निकले। आपने अपने आसपास कई सारी नेचुरल चीजें देखी होंगी। इसमें पेड़, पक्षी, पशु और इंसानों द्वारा बनाई गई सारी चीजें, जैसे गाड़ियां, बिल्डिंग्स इत्यादि। हम अपने इस प्लैनेट की अनगिनत चीजों को दिन रात देखते रहते हैं। लेकिन जब आप धरती से जैसे ही दूर होने लगते हैं, वैसे वैसे ये चीजें भी आपको कम दिखाई देने लगती हैं। एक हवाई जहाज की खिड़की से आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बहुत छोटी लगने लगती हैं। जब स्पेस में जाने वाले अंतरिक्ष यात्री रॉकेट में बैठकर धरती से जैसे जैसे दूर जाते हैं, वैसे वैसे उनको चीजें थोड़ी और कम दिखाई देती हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठे एक अंतरिक्ष यात्री को पेरिस, लंदन, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े शहर दिन के समय तो दिखाई देंगे, और वो भी सिर्फ इसलिए दिखाई देंगे क्योंकि उन्होंने अपनी ज्योग्राफी क्लास में ये सीखा है कि ये शहर कहाँ पर मौजूद है। वहां से आपको ना तो मिस्र के पिरामिड दिखेंगे और ना ही चीन की दीवार। हालांकि कई लोगों के बीच में ये बात फैली हुई थी कि अंतरिक्ष से चीन की दीवार नजर आती है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि चीन की दीवार लंबी भले ही कितनी भी क्यों ना हो, उसकी चौड़ाई केवल 20 फीट है, जो कि हमारी सड़क की चौड़ाई से भी कम है। तो ऐसी परिस्थिति में उस दीवार के अंतरिक्ष से दिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हालांकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैठा हुआ वो अंतरिक्ष यात्री ये जरूर देख पाएगा कि धरती की किस जगह पर हरियाली है और किस जगह पर रेगिस्तान है। अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भी आगे हमारे चांद तक जाते हैं, तो तब आपको वहां से किसी भी शहर का नामो निशान भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहां से आप धरती के मौसम के पैटर्न को देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि कैसे धरती पर बादल एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। अगर हम चांद से भी आगे मार्स तक जाते हैं, तो वहां पर से हमें बिना टेलीस्कोप की मदद से कोई चीज नहीं दिखाई देगी। और अगर हम टेलीस्कोप लेते हैं, तो शायद हमारा हिमालय और बड़ी बड़ी पहाड़ की चट्टानें नजर आ सकती हैं। उसके बाद अगर हम आगे के ग्रह नेपच्यून पर जाकर देखते हैं,
तो पृथ्वी की तो छोड़ो, सूर्य भी काफी कम प्रकाशमान दिखने लगता है और पृथ्वी तो वहां से लगभग गायब ही हो जाती है। साल 1990 में एक स्पेसक्राफ्ट ने धरती के नेपच्यून ग्रह से एक फोटो सामने लाई थी। उस फोटो में धरती केवल एक छोटे से नीले डॉट की तरह दिखाई दे रही थी। और अगर कोई व्यक्ति आपको ये ना बताए कि ये नीला डॉट ही हमारी धरती है, तो शायद ही कोई उसे पहचान पाता। अब हमारे सामने सवाल आता है कि कभी अगर एलियंस ने हमारी धरती को देखने की कोशिश की, तो उस वक्त उसे हमारी धरती की कौन सी चीज दिखाई देगी? सबसे पहले उन्हें हमारी धरती पर मौजूद समंदर दिखाई देंगे। हमारी धरती की सतह का लगभग 75% हिस्सा समुद्र से ढका हुआ है और यूनिवर्स में दूर से देखने पर सबसे पहली चीज हमें यही दिखती है। इसके बाद अगर वो एलियन और अच्छे से देखेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि ये पानी समंदर में मौजूद है और समुद्र के पास कुछ तट भी मौजूद हैं। तो इससे वो ये समझ जाएंगे कि अगर पानी लिक्विड फॉर्म में है तो हमारे प्लैनेट का तापमान कितना होगा, और साथ ही साथ हमारे प्लैनेट के प्रेशर के बारे में भी उन्हें काफी हद तक अंदाजा लग जाएगा। और अगर वो ध्यान से देखते जाएंगे तो हमारे पोलर रीजन में मौजूद बर्फीले पहाड़ों को भी देख पाएंगे। इससे उन्हें पता चलेगा कि कैसे धरती पर अलग अलग मौसम आते हैं, और साथ ही साथ हिस्से के घूमने के आधार पर यह भी पता लगा लेंगे कि हमारी धरती पर एक दिन में कितने घंटे होते हैं। इसके अलावा एलियन हमारे मौसम में होने वाले बदलाव को भी देख पाएंगे, क्योंकि अगर वो कोई दूर के प्लैनेट से एक अच्छे खासे टेलीस्कोप की मदद से धरती की ओर देखेंगे तो उन्हें हमारी धरती के ऊपर बादलों की मूवमेंट के बारे में काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। लेकिन हमारे प्लैनेट को किसी एलियन के द्वारा देखे जाने के काफी कम आसार हैं, क्योंकि हमारे पास का दूसरा सबसे नजदीकी तारा अल्फा सेंचुरी है, जो कि हमसे 4 लाइट ईयर दूर है। तो अगर अल्फा सेंचुरी के सोलर सिस्टम में कोई ग्रह मौजूद है और उस ग्रह से कोई हमारी पृथ्वी को देखना चाहता है, तो ये काफी मुश्किल होने वाला है, क्योंकि हमारे सूरज की रोशनी के चलते हमारी पृथ्वी उस रोशनी में ही गायब हो जाएगी। उसके लिए एलियंस के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसे वो सूरज की रोशनी के आगे बहुत कम चमकने वाली हमारी धरती को ढूंढ सकें, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप दिन के समय में जुगनू की लाइट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और इन सब कारणों से एलियंस के लिए हमारी धरती को ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। अब आप पूछेंगे कि क्या धरती पर भी हम ऐसी भी कोशिश कर रहे हैं जिससे कि हम एलियंस को ढूंढ सकें? तो इसका जवाब है हाँ। नासा का केपलर टेलीस्कोप सिर्फ इसी बात के लिए बनाया गया है ताकि हम ऐसे ग्रहों की खोज कर सकें जो हमारे जैसे हैं, और साथ ही साथ ऐसे तारों की खोज कर सकें जो हमारे सूरज जैसे हैं। इस टेलीस्कोप के काम करने का तरीका ऐसा है कि वो किसी तारे से निकलने वाली उसकी रोशनी से हमारे सूरज की तुलना करता है, और इससे पता लग जाता है कि हमारे सूरज और उस तारे में कितनी समानता है। साथ ही साथ एक और तरीके से ये पता लगाया जाता है कि उस तारे के सामने कोई ग्रह मौजूद है या नहीं। इमेजिन कीजिए कि हमारी धरती एक साल में सूरज का एक पूरा चक्कर पूरा करती है, तो जब हमारी धरती सूरज के ठीक सामने होती है तब किसी दूर ग्रह पर बैठे इंसान के लिए सूरज की रोशनी में हल्की सी कमी आएगी, क्योंकि सूरज और उसके बीच में हमारी पृथ्वी आ चुकी है, और इससे उस व्यक्ति को यह पता लग जाएगा कि इस सोलर सिस्टम में कोई ग्रह मौजूद है। तो ऐसे ही जब अंतरिक्ष में हमें कोई नया तारा मिलता है और हमें यह पता करना होता है कि क्या इस तारे के साथ में कोई प्लैनेट है या नहीं, तो उस वक्त हम उसकी रोशनी में आने वाले बदलाव को देखते हैं। केपलर टेलीस्कोप से हम इस बदलाव को नोटिस करते हैं और इससे पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उस तारे के पास कोई ग्रह मौजूद है या नहीं, और अगर है तो वो ग्रह कितने समय में उस तारे का एक चक्कर पूरा करता है। लेकिन ये तरीका भी ज्यादा प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी तारे का साइज उसके सोलर सिस्टम में मौजूद ग्रहों से तुलना में बहुत ज्यादा बड़ा है, तो जब वो ग्रह उस तारे के सामने आएगा तो उसकी रोशनी में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। उदाहरण के लिए हम हमारे सोलर सिस्टम को ही देख सकते हैं। हमारा सूरज हमारी धरती से कई गुना बड़ा है, और जब धरती सूरज के सामने आती है तो उसका बहुत छोटा सा हिस्सा ब्लॉक करती है। उस छोटे से हिस्से की वजह से सूरज की रोशनी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पैदा होता है। इस वजह से अगर कोई एलियन हमें यह सोचकर पहचानना चाहेगा कि अगर सूरज की रोशनी में कुछ लगातार फर्क आता है तो इसका मतलब है कि वहां कोई ग्रह है, तो इस तरह से उनके लिए हमें ढूंढना काफी मुश्किल हो जाएगा। एक प्रभावी तरीका यह हो सकता है कि एलियंस के पास भी हमारी तरह माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स हों। जिस प्रकार का रेडियो स्टेशन चीन ने बना रखा है, अगर वैसा उन्होंने भी बना रखा होगा और वो दोनों एक जैसी फ्रीक्वेंसीज पर ट्यून होते हैं, तब वो जरूर ये पहचान लेंगे कि किस ओर धरती मौजूद है।
ये बात केवल रेडियो स्टेशन से जुड़ी नहीं है। अगर वो हमारे मोबाइल फोन या हमारे रेडियो पर भी फ्रीक्वेंसी मैच करते हैं, तब भी उन्हें पता लग जाएगा कि इस प्लैनेट पर कोई रह रहा है, क्योंकि रेडियो फ्रीक्वेंसी किसी भी पहाड़ या चट्टान से नहीं निकलती है। और इसलिए अगर किसी ग्रह पर रेडियो फ्रीक्वेंसी मिल गई है, इसका मतलब है वहां पर किसी ने रेडियो ट्रांसमीटर बनाया है और वहां पर कोई सिविलाइजेशन मौजूद है। हमारे वैज्ञानिकों के साथ एक बार ऐसा ही हुआ था, जब साल 1967 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रेडियो टेलीस्कोप पर एक अनजान रेडियो सिग्नल आया था और करीब 1 सेकंड तक वो सिग्नल आता रहा था। बाद में पता लगा कि वो सिग्नल बहुत ज्यादा दूर से आया था और यहाँ से वैज्ञानिकों को इस बात पर भरोसा होने लगा कि हमारे अलावा भी दूसरी दुनिया मौजूद है, जहाँ की सभ्यता हमारी तरह विकसित है। यूनिवर्स और हमने हमारी अब तक की इस किताब की चर्चा में यूनिवर्स के बारे में कई सारी जरूरी चीजों के बारे में जाना, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार इन चीजों से किसकी जिंदगी में फर्क पड़ रहा है। जब हमें पता लगा कि यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, तो उससे हजारों साल पहले से ही इंसान अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जब हमें ये पता लगा कि हमारे अलावा भी इस यूनिवर्स में अरबों गैलेक्सीज मौजूद हैं, तब भी हमारी जिंदगी में कोई बड़ा फर्क नहीं आया। तो आखिरकार इस कॉस्मिक व्यू को सेलिब्रेट करने का मौका किसे मिलता है? ये मौका एक किसान को नहीं मिलता है और ना ही ये मौका एक होमलेस व्यक्ति को मिलता है। इसके लिए आपके पास वक्त होना चाहिए और आपका संघर्ष केवल सर्वाइवल के लिए नहीं होना चाहिए। आपको एक ऐसे देश में रहना चाहिए जहां की सरकार ये पता करने में दिलचस्पी रखती हो कि आखिरकार इस यूनिवर्स में ह्यूमैनिटी की क्या जगह है। ऐसे समाज में जहां पर लोग लगातार ये सोचें कि आखिरकार इस दुनिया से परे भी कुछ है या नहीं, जहां पर आपके विचारों के लिए लगातार आपसे सवाल किए जाएं, लेकिन इसका भी कुछ ना कुछ भुगतान चुकाना पड़ता है। जिस समय हम मार्स पर जाने के लिए अरबों खरबों रुपए लगाते हैं, उस समय दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जो बिना खाने और घर के रह रहे हैं। ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो हर दिन भूखे सो रहे हैं। जब हम डार्क मैटर की बात करते हैं, तो उसी वक्त दुनिया में धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा होता है, तो कहीं राजनीति के लिए लोगों को मारा जा रहा होता है। जब हम एस्टेरॉयड के अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाने का पता कर रहे होते हैं, उसी वक्त कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हाथ पैर काट कर भीख मांगने के लिए लगा दिया जाता है। उस वक्त हमारे दिमाग में ये लाना चाहिए कि ये यूनिवर्स हमारी सोच से बहुत बड़ा है। जिस वक्त हम किसी चीज को देख नहीं रहे होते हैं, तो तब भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो रहा होता है। ये विचार उदास करने वाला तो है, लेकिन साथ ही साथ ये विचार हमें लिबरेट भी करता है। ये विचार हमें सिखाता है कि इस दुनिया की हर चीज हमारे हाथ में नहीं है और हम एक अलग रास्ते पर हैं और दूसरे रास्तों पर मौजूद कई ऐसी घटनाएं होंगी जो हमें पसंद नहीं आएंगी। जब आप ये सोचते हैं कि ये यूनिवर्स आपकी सोच से बहुत ज्यादा बड़ा है, तब आप ये भी जान सकते हैं कि आप इसी यूनिवर्स के आगे कितने छोटे हैं। जब हम ये जान लेते हैं कि इस पूरे यूनिवर्स में हमारा होना और ना होना एक घटना मात्र है, तो उस हालत में हम अपने जीवन के साथ बेहतर से बेहतर काम करना चाहते हैं। और वो बेहतर काम हम उन लोगों की सहायता से करते हैं जिन लोगों की सहायता करने वाला कोई नहीं है। आप जरा ये बात सोचकर देखिए कि इस दुनिया के सभी अमीर लोगों को यूनिवर्स के बारे में सब कुछ पता है। उन्हें ये पता है कि हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। उन्हें ये भी पता है कि हमारी धरती के अलावा भी इस पूरे यूनिवर्स में अनगिनत ग्रह हैं। उन्हें मल्टीवर्स के बारे में भी पता है। उन्हें ये भी पता है कि हमारी तरह के कई सारे यूनिवर्स पहले से ही मौजूद हैं। तो उस हालत में कोई व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए झगड़ा क्यों करेगा? जब उसे एहसास हो जाएगा कि उसका कद इस असीम यूनिवर्स के सामने कितना छोटा है, तो उस हालत में वो व्यक्ति जरूर कोई ऐसा काम करना चाहेगा जिससे वो किसी का भला कर सके। और इसलिए हम चाहते हैं कि आप जब किसी यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में पढ़ रहे होते हैं या आप अपनी किसी जिज्ञासा पर काम कर रहे होते हैं, तो आप ये मानकर चलिए कि ये विचार आपको आपके अंदर जन्मे घमंड से आजाद कराने वाला है। क्योंकि एक बार हमें हमारे होने की वास्तविकता के बारे में पता लग जाता है, तो उसके बाद हमें हमारे जीवन का उद्देश्य भी मिल जाता है। और इसलिए अपने आप को इन सब चीजों से आजाद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप यूनिवर्स की ओर देखें। आप देखें कि कैसे नेचर ने इस रहस्यमय चीज को बनाया है। आप ये देखें कि कैसे ब्लैक होल नाम की एक चीज लाइट को भी अपने अंदर ले लेती है। जब आप इन सब चीजों को देखेंगे, तो आप अपने जीवन के उद्देश्य को पाने की राह में एक कदम आगे बढ़ाएंगे। जनवरी साल 2000 में न्यूयॉर्क सिटी में एक स्पेशल शो रखा गया था। इसमें आने वाले लोगों को एक वर्चुअल टूर पर ले जाया गया और इसमें उनको यूनिवर्स के बारे में और स्पेस के बारे में चीजों को बड़ी ही गहराई से समझाया गया।
वो अब सूर्य और बाकी ग्रहों को एकदम पास से देख पा रहे थे। वो ब्लैक होल को भी देख पा रहे थे। साथ ही साथ वो जुपिटर जैसे बड़े ग्रह के पास जाना कैसा महसूस होता होगा ये भी जान पाए। उस शो के खत्म होने के बाद लेखक के पास एक चिट्ठी आई। वो चिट्ठी एक यूनिवर्सिटी के साइकोलॉजी के प्रोफेसर की थी। प्रोफेसर लोगों को अक्सर ये बताया करते थे कि वो लोग इस दुनिया में कितने छोटे हैं, लेकिन जब उन्होंने उस शो को देखा तो अब वो खुद को छोटा महसूस कर रहे थे। उस प्रोफेसर ने उस चिट्ठी में कहा कि जब भी वो स्पेस को देखते हैं तो वो ज्यादा कनेक्टेड फील करते हैं और कहते हैं कि वो इंसान की काबिलियत के बारे में भी जान पाते हैं, क्योंकि इतने बड़े यूनिवर्स के बारे में पता तो आखिर इंसान के छोटे से दिमाग ने ही लगाया है। आगे उन्होंने बताया कि कैसे स्पेस में जाने के बाद वो नेचर के ज्यादा करीब आ जाते हैं, उनका घमंड कम हो जाता है और वो लोगों के लिए ज्यादा एक्सेप्टिंग हो जाते हैं। ये फीलिंग लेने के लिए कि आपको स्पेस के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, आपको ब्लैक होल की सारी गणित भी जानने की जरूरत नहीं है, आपको आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने आप को और बड़े स्तर पर सोचना है और ये देखना है कि कैसे आप इस यूनिवर्स के एक छोटे से ग्रह के एक छोटे से हिस्से पर रहने वाले जीव हैं। लेकिन तब भी आप अपने दिमाग के बूते पर वो सब कुछ सोच सकते हैं जो इस पूरे यूनिवर्स को बदल सकती है। आप इस यूनिवर्स के बनने की कहानी का पता लगा सकते हैं, आप इस यूनिवर्स के काम करने के तरीके का पता लगा सकते हैं। तब आपको एहसास होगा कि हम अपने छोटे से दिमाग के जरिए संगीत बनाते हैं, हम कविताएं लिखते हैं, हम आर्ट और साइंस भी बनाते हैं, यहां तक कि गणित भी हम ही ने इजाद की है। आप भले ही गणित में खराब हो, तब भी इतना तो तय है कि आपको एक बंदर से ज्यादा गणित आती होगी। अब आप सोचिए कि आप इस यूनिवर्स में इतने छोटे होने के बावजूद भी कितने खास हैं। इसी खासियत को दिमाग में रखें। आप और हम इस यूनिवर्स के उन सवालों का जवाब पा सकते हैं जिनका जवाब अब तक हमें नहीं मिला है। और जब हम उन सवालों के जवाब की ओर जा रहे होंगे तब वास्तव में हम अपने आप की खोज में जा रहे होंगे। और हम सबका अंतिम मकसद तो आखिरकार यही है कि हम अपने आप को जान पाएं। और यूनिवर्स की ओर जाने के अलावा आप अपने आसपास की कई सारी चीजों को देख सकते हैं जिनसे आपको एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हैं। आप एक कप पानी लीजिए, इस एक कप पानी में पानी के इतने मॉलिक्यूल्स हैं जितने कि दुनिया के सभी समुद्रों में पानी के कुल कप नहीं हैं। एक छोटे से कप में मॉलिक्यूल्स का एक अलग यूनिवर्स बना हुआ है। हो सकता है कि हम भी इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हों। वो यूनिवर्स किसी और के लिए बहुत छोटा हो और हम किसी के कप में शामिल हों। तो अब आप समझ गए होंगे कि यूनिवर्स के बारे में जानने का अर्थ है हमारा अपने आप को जानना, और इससे साबित होता है कि यूनिवर्स के बारे में जानने से ही हम हमारे मकसद के बारे में और हमारे होने के बारे में जान पाएंगे। लेकिन इस यूनिवर्स की सीमाओं का कोई अंत नहीं है, हमारी सोच की सीमाओं का भी कोई अंत नहीं है। अगर हम यूनिवर्स को ध्यान से देखें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एक इंसानी दिमाग। हमारे दिमाग के अंदर भी न्यूरॉन्स नाम की कोशिकाओं के ऐसे ही जाल होते हैं जैसे कि स्पेस में गैलेक्सीज होती हैं। ये सभी न्यूरॉन्स आपस में जुड़े होते हैं और हमें जब भी कुछ करना होता है या हमारे दिमाग में जब भी कुछ विचार आता है तो ये सब इन न्यूरॉन्स के चलते आता है। ये न्यूरॉन्स हमें कुछ भी करने का संकेत देते हैं और हम इनके अनुसार ही हमारे आसपास की चीजों को देख पाते हैं, अलग अलग चीजों का अनुभव करते हैं। ये यूनिवर्स भी हमारे दिमाग का ही एक तरह से फैला हुआ रूप है ताकि हम इस यूनिवर्स से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। और साथ ही साथ प्रकृति ने शायद यूनिवर्स को अनंत काल तक इसलिए बनाया है ताकि हम ये महसूस कर सकें कि हमारे दिमाग की सीमा भी अनंत होती है। जिस प्रकार धीरे धीरे यूनिवर्स का भी विस्तार हो रहा है, उसी प्रकार हम भी अपने दिमाग का लगातार विस्तार कर रहे हैं और नए नए सवालों के जवाब हासिल कर रहे हैं। यूनिवर्स हम सबके अंदर और हम सबके दिमाग के भीतर है। जैसे हम इस बाहर के यूनिवर्स को समझने में लगे हुए हैं, वैसे ही हमें हमारे अंदर के इस यूनिवर्स को भी समझना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हमारे इस अंदर के यूनिवर्स की गहराई कितनी है या ये यूनिवर्स कितना विशाल है। और जैसे हमने इस बाहर के बड़े अनंत तक फैले हुए यूनिवर्स के सवालों के जवाब हासिल किए हैं, वैसे ही हम पूरे यकीन के साथ कह सकते हैं कि अगर हम उतनी ही शिद्दत के साथ हमारे अंदर की यूनिवर्स के सवालों के जवाब भी ढूंढने लग जाएं, तो जरूर हमें वो सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। शायद हमें इन दो सवालों का बिल्कुल ठोस जवाब पता नहीं कब ढूंढ पाएंगे। ये दो सवाल हैं कि आखिरकार हम बने कैसे हैं, और दूसरा अहम सवाल कि हम बने क्यों हैं। इन सवालों के जवाब को पाने की कोशिश हमारी सदियों से जारी है। कई सारे धर्म गुरुओं ने भी लोगों को इन सवालों के जवाब बताने की कोशिश की है,
लेकिन इतना तो कई सारे वैज्ञानिकों ने माना है कि दोनों ही सवालों के जवाब इस पृथ्वी पर नहीं है। ये जवाब पाने के लिए हमें धरती की इस सीमा से बाहर जाना होगा, और धरती की सीमा से बाहर जाकर जब हम यूनिवर्स में देख रहे होंगे तो वास्तव में हम अपने भीतर झांक रहे होंगे, और तब हमें इन दोनों सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। यूनिवर्स को समझने की कोशिश आज की नहीं है, ये कोशिश सदियों पुरानी है। भारत में वेदों के अंदर भी यूनिवर्स के बनने के बारे में कई सारी बातें कही गई हैं। यूनिवर्स को जानने की इच्छा आज की नहीं है, ये इच्छा सदियों पुरानी है। आज बस हमें इन सवालों के जवाब जल्दी मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन यूनिवर्स के सवालों का कोई अंत नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे यूनिवर्स का कोई अंत नहीं है। हम धरती पर बनी इस छोटी सी दुनिया तक कई बार अपने आप को सीमित कर लेते हैं, लेकिन जब हम अपनी नजरों को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हैं तब हमें एहसास होता है कि हम तो बस एक कुएं के मेंढक की तरह कुएं में ही भुदक रहे थे। हमने वास्तविक दुनिया तो अब तक देखी ही नहीं। आज दुनिया भर के देश स्पेस में अपने अलग अलग मिशन कामयाब करने में लगे हुए हैं। कुछ देश चांद पर पानी की खोज में लगे हुए हैं, तो वहीं कुछ देश मंगल ग्रह पर जीवन पाने की संभावना में लगे हैं। लेकिन जरूरी सवाल यह भी है कि वास्तव में क्या हमें उन ग्रहों पर जीवन खोजने की जरूरत है? हो सकता है कि वो सभी ग्रह केवल हमें ये एहसास दिलाने के लिए बनाए गए हैं कि हम कितने मामूली और सामान्य प्राणी हैं। मामूली और सामान्य होने के साथ साथ हम कितने खास हैं, ये भी हमें इसी बात से पता लगता है, क्योंकि इस इतने अनंत विशाल यूनिवर्स में अब तक हमने जितने भी ग्रहों को देखा है उनमें से केवल एक ही ग्रह पर जीवन पाया गया है। तो हम इस पूरे यूनिवर्स में छोटे होकर भी कितने खास हैं कि यूनिवर्स में अरबों की संख्या में ग्रह होने के बावजूद केवल हमारे ही ग्रह पर जीवन शुरू हो सका। यूनिवर्स के बारे में जानने की हमारी ये खोज अब भी जारी है। इस बात का तो हमें कोई अंदेशा नहीं है कि हम मार्स पर जीवन कब खोज पाएंगे या फिर चांद पर पानी कब खोज पाएंगे, लेकिन इतना जरूर पता है कि मार्स पर जीवन और चांद पर पानी खोजने की प्रक्रिया में हम हमारे जीवन से जुड़े कई सारे सवालों के जवाब पाएंगे। हम अपने वजूद को पहचान पाएंगे और सबसे बड़ी बात, हम अपने आप को जान पाएंगे।